आपने अपनी किताब में जिक्र किया है साल 2007 का और आपने उसमें लिखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गए। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था और वो अलग पार्टी बनाने की बात कर रहे थे। उन्होंने ये भी कह दिया था कि हम अलग पार्टी बनाएंगे गोरखपुर में अपने साथियों के साथ मिल करके। क्यों नाराज हो गए थे योगी जी 2007 में, वो जरा हमारे देखने वालों। देखिए, योगी जी असल में जो गोरक्ष पीठ जो है उसका गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों में अपना स्वतंत्र अपनी उनकी पहचान है और वो भाजपा से चुनाव लड़ने लगे जरूर बाद में। पहले वो हिंदू महासभा से लड़ते थे या निर्दलीय लड़ते थे। जो घटना इसमें हमने जगह नहीं लिखी है, जगह आपको जगह क्या बताऊं, वो एक बता दीजिए। नहीं होता क्या था, यूपी में स्टाइल है लोगों की ना, वो अच्छा। आप जब बाहर का नेता जब आता है तो उसको एयरपोर्ट से जो है लोग पकड़ते हैं ग्रुप में और उसके कान में फूंकना चालू करेंगे अपने ग्रुप के हिसाब से कि उसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। ये होता है पार्टियों में और यूपी में खूब होता है। तो मैं उस प्रवृत्ति का जिक्र किया है। वो क्या हुआ था, उतरे एयरपोर्ट पर तो उनको जो है लोग ऐसे कान में फूंक रहे थे। वो मुझे अमित शाह जी ने तो नहीं बताया, लेकिन यूपी के ही नेताओं ने बताया। पीएससी जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल का एक हिस्सा है, उसमें बगावत होती है और वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मुख्यमंत्री तो शायद उसकी वजह से बदले ही जा रहे हैं, लेकिन सेना को उतरना पड़ा था। जी थोड़ा सा वो ऐसा है। ये पीएससी एक जो यूपी में एक फोर्स है, वो घटना है 1973 की। कमलापत त्रिपाठी जी उस समय मुख्यमंत्री थे और जैसा आपने शुरू में बताया उत्तर प्रदेश के 3 मुख्यमंत्री हुए हैं 21 में से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। उनमें एक पंत जी थे, एक सुचेता कृपलानी जी थी और तीसरे त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी वाराणसी के रहने वाले थे, बड़े दिग्गज, बाद में केंद्र में रेल मंत्री बने। इनके बेटे लोकपति त्रिपाठी बाद में यूपी में जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक मंत्री रहे। अब उनकी 4th जनरेशन इस बार जो है वो तृणमूल कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, उनके ग्रेट ग्रैंडसन भदोही से। तो त्रिपाठी जी चीफ मिनिस्टर थे, 71 में बने थे। 73 में जो है वो अप्रैल मई से इस तरह की सुगबुगाहट होने लगी थी। पीएससी का विद्रोह हो गया, कई शहरों में बहुत जो है एक कमांडेंट को मार दिया था पीएससी के सिपाहियों ने। उनकी पार्क्स और सैलरी वगैरह अलाउंसेज बढ़ाने की उनकी डिमांड हो रही थी, उनकी एसोसिएशन बन गई थी। कई शहरों में घटनाएं हुई थी, लखनऊ में बड़ी इंसिडेंट हुई थी। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद राजनीति ने कैसे कैसे करवट लिया। जो मुख्यमंत्री बने उसमें से कई लोग अपना टर्म पूरा नहीं कर सके, उसके पीछे क्या वजह रही। और उत्तर प्रदेश में कुछ चीज़ों की जिनकी आज बहुत चर्चा होती है, चाहे वो इनकाउंटर्स की हो, अपराधियों की, या गुंडा एक्ट की हो, या फिर ओबीसी राजनीति की हो, ये सब कैसे शुरू हुआ। देश जब आजाद हुआ तो पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे चुने गए। उस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे, मौजूदा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, किसी और को पसंद कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कोई और बन गए। ये सब कैसे हुआ, इन सभी चीजों का खुलासा हुआ है इस किताब में। ये किताब हम लोगों के सीनियर श्यामलाल यादव जी ने लिखी है। श्यामलाल यादव जी पत्रकार हैं। अगर आप अंग्रेजी खबरों से वास्ता रखते हैं तो देश का एक अखबार है इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर श्यामलाल यादव जी की खबरें लगातार आती रही है। हम जैसे बहुत से लोगों ने उनसे लिखना सीखा है, उनसे खबरों को पकड़ना और करना सीखा है। तो श्यामलाल यादव जी की ये किताब है एट द हार्ट ऑफ पावर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें आज़ादी के बाद से और अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन तक बीच में जितने मुख्यमंत्री रहे उन सब के बारे में लिखा गया है। और आज हम लोग इस वीडियो में, ये जो हमारा वार्तालाप का एपिसोड है, उसमें हमने श्यामलाल यादव जी को ही अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया है। उनसे बातचीत करेंगे इस किताब के बारे में और कोशिश करेंगे कि अगले कुछ देर में आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए कुछ बहुत दिलचस्प किससे श्यामलाल यादव जी के मार्फत सुनवाएं। मेरा काम इसमें बस इतना है कि इस किताब में जो कुछ चीजें मैंने पढ़ी हैं, सारी नहीं पूछ पाऊंगा, कुछ चीजें उनके सामने रखूंगा और वो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसे समय के साथ आगे बढ़ी। श्यामलाल यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी के कार्यक्रम
वार्तालाप में। बहुत धन्यवाद आपको। तो सर, सबसे पहले तो शुरू करते हैं जो वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ जी से। हम लोग उल्टे क्रम में बढ़ने की कोशिश मैं करूंगा। आपने अपनी किताब में जिक्र किया है साल 2007 का, और आपने उसमें लिखा है कि कुछ चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गए। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था और वो अलग पार्टी बनाने की बात कर रहे थे। उन्होंने ये भी कह दिया था कि हम अलग पार्टी बनाएंगे गोरखपुर में अपने साथियों के साथ मिल करके। क्यों नाराज हो गए थे योगी जी 2007 में, वो जरा हमारे देखने वालों। देखिए, योगी जी असल में जो गोरक्ष पीठ जो है उसका गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों में अपना स्वतंत्र अपनी उनकी पहचान है, और वो भाजपा से चुनाव लड़ने लगे जरूर बाद में। पहले वो हिंदू महासभा से लड़ते थे या निर्दलीय लड़ते थे। उनके जो गुरु थे महंत अवैधनाथ जी और उनके पहले महंत दिग्विजयनाथ जी, वो हिंदू महासभा से ही जुड़े हुए थे। कभी निर्दलीय लड़ते थे, कभी हिंदू महासभा से लड़ते थे, और बाद में बीजेपी से लड़ने लगे। तो ये असल में योगी जी और मठ जो है वो बीजेपी की मुख्य धारा में उस तरह से कभी समझे नहीं गए। ये बात जरूर है कि वो वैचारिक तौर पर, विचारधारा के स्तर पर वो हमेशा जो संघ परिवार और भाजपा की विचारधारा थी उससे सरोकार रखते थे, उससे नज़दीकी रखते थे। इसलिए जो वहाँ गोरखपुर और उसके आसपास के रीजन में जो भाजपा और संघ है वो अक्सर दो खेमों में बटा हुआ दिखाई पड़ता था। कुछ लोग मठ के साथ रहते थे, कुछ उनके विरोधी रहते थे। तो इस तरह का संगठनात्मक उसमें बहुत उनका डायरेक्ट, जैसे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता होते हैं उस तरह उनका कभी ये रहा नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो उसमें आत्मसात कर लिया उन्होंने अपने को। तो 2007 में इनके बहुत सारे लोगों को टिकट, अब ये होता क्या था कि इनके समर्थकों को अपने टिकट दिलवाने होते थे, कुछ लोकसभा सीटों पर और काफ़ी असेंबली सीटों पर उनके रीजन में, सब जो उनका प्रभाव क्षेत्र गोरखपुर और उसके आसपास के ज़िलों में है। तो वो पूरी दबाव की पॉलिटिक्स चलती ही थी। उसमें कई बार जो है वो 2007 का तो इसमें जिक्र है और उसमें इन्होंने रिजाइन कर दिया था। बाकी होता पहले भी था। अच्छा। पहले भी होता था, और कई जगह ये अपने इंडिपेंडेंट खड़ा कर देते थे अपने लोगों को, ये सब खिलाफ। हाँ, वो होता रहता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे, अब जैसे आपने देखा होगा कि जब से वो मुख्यमंत्री बन गए तब से हिंदू युवा वाहिनी को इन्होंने एक तरह से उसका विलोप हो गया, कहीं आपको नज़र नहीं आती होगी। तो इसलिए वो 2007 की जो घटना वही हुई उस समय, पहले इनका फैसला सार्वजनिक हुआ, उसके बाद इनके जो गुरुजी थे महंत अवैधनाथ जी, उन्होंने भी इनके डिसीजन को सपोर्ट किया। तो ये एक घटना है जिसमें इन्होंने रिजाइन कर दिया, लेकिन ये दबाव की राजनीति हमेशा चलती रहती है। तो ये साथ कब से आ गए, मतलब बीजेपी के साथ इनकी पटरी कैसे बैठी, उस अनाउंसमेंट के बाद, या फिर किसने मध्यस्थता की? कुछ नहीं, ऐसा है कि जो इंडिपेंडेंट लड़ते थे, जैसा मैंने बताया, या हिंदू महासभा से लड़ते थे, तो भी बीजेपी फिर गोरखपुर से कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करती थी। वो एक टेक्निकलिटी की बात होती थी कि वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं या हिंदू महासभा के टिकट पर लड़ रहे हैं। तो इसलिए ये, अब वो प्रैक्टिकली तो माने भाजपा के ही जाते थे, भाजपा संसदीय दल के ही वो सदस्य रहते थे। इनके पहले भी महंत अवैधनाथ जी भी, चाहे वो निर्दलीय रहें या इंडिपेंडेंट रहें। तो इसलिए जो आप ये कह रहे हैं, ये वो भाजपा के साथ रह के भी अपना एक और अपना एक ग्रुप अलग से वो दिखाई पड़ता रहे, वो मेंटेन करते थे, वो दबाव बना रहे। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ। अब जैसे दूसरे जो नेता हैं वो, उनकी पहचान सिर्फ भाजपा की है ना, भाजपा से अलग हो जाए तो कोई पहचान नहीं, या वो उनकी अपनी कोई पहचान नहीं। इनका मामला दूसरा था। तो ये कई बार इनके प्रदेश अध्यक्षों से मनमुटाव हो जाता था इनके लोगों को। दूसरे चुनावों में भी हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष जो रहते थे उनसे खटपट हो गई, इनके लोगों को टिकट नहीं मिला तो नाराज हो गए, बोले इस सीट पर इसको टिकट मिल गया है, हम हमारे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। होता था, इनके लोग फिर तो, लेकिन ये सब अब बीती बातें हो गई।
2017 से जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो पूरी तरह से भाजपा में उन्होंने अपने को आत्मसात कर लिया है। और आप देखेंगे उनकी हिंदू युवा वाहिनी भी अब कहीं नज़र नहीं आती है। सब लोग हैं, सब भाजपा में काम कर ही रहे होंगे। तो वो सारी बातें अब आपने 2017 का जिक्र किया है। 2017 का आगे जिक्र आता, लेकिन मैं यहीं पे पूछ लेता हूँ। 2017 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। फिर एक वैक्यूम दिखा कई दिनों का, और फिर पता चला कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो गए। उस घटनाक्रम का भी आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया है, एक फोन कॉल का भी जिक्र किया है। थोड़ा सा उस बारे में बताइए, किसका फोन आया था योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए? देखिए, ऐसा है, जब 2017 में चुनाव जीती बीजेपी और अच्छे बहुमत से 312 सीटें आई थी, आपने देखा होगा। तो 2002 से पार्टी बाहर थी सत्ता से, मैं यूपी में। राजनाथ सिंह 2002 के लास्ट चीफ मिनिस्टर थे। हालांकि उसके बाद थोड़े दिन बीएसपी के अलायंस में सरकार थी, कुछ महीने, लेकिन वो ज़्यादा दिन चला नहीं। उसके बाद फिर मुलायम सिंह जी की सरकार हो गई। तो उसके बाद 2002 के बाद बीजेपी, कहिए कि 2017 में जो बहुमत आया, और इतना भारी बहुमत आया, वो ऐतिहासिक था। उस समय पार्टी के लिए बड़े चैलेंजेस थे। केंद्र में बीजेपी की सरकार थी यहाँ, और फिर 2 साल बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, आपको पता है। यूपी में जो बीजेपी है, या बीजेपी कहीं भी आप नॉर्थ इंडिया की वो समझेंगे, तो बीजेपी को पहले कहा जाता था ब्राह्मण बनिया पार्टी है, इसमें और कोई जुड़ता नहीं। धीरे धीरे पार्टी ने अपने को एक्सपेंड करना चालू किया था। आपको ध्यान होगा, जब 89 में मुख्य अपोजिशन तो नहीं बनी, मुलायम सिंह के साथ सरकार को सपोर्ट किया था पार्टी ने। लेकिन जब 91 में सरकार आई तो पार्टी ने कल्याण सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाया, जो वो ओबीसी थे, लोध थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, अलीगढ़ के रहने वाले थे। तो उसके बाद वो सोशल इंजीनियरिंग थोड़ी ठप पड़ गई थी। आपने देखा होगा 2007 में ब्राह्मणों ने भी जो है वो ये माना जाता है कि बीएसपी को एक तरफा वोट दिया। फिर थोड़ा मुलायम सिंह ने कल्टीवेट किया था ठाकुरों की तरफ, तो राजपूत वोट उधर मुड़ गया, और बाकी कम्युनिटीज। कुल मिलाकर कहें तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ माहौल तलाश रही थी, जो उसको 2017 में मिला। 17 में, और वो लीडरशिप के सिलेक्शन में ध्यान रखने की चीज थी कि ऐसा क्या किया जाए, लीडर कौन बनाया जाए कि 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव होना है तो उत्तर प्रदेश अपने हाथ से निकले नहीं। क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वहाँ 71 सीट मिली थी 80 में से, 2 उनके सहयोगी दल को, अपना दल सोनेलाल को, तो 73 टोटल मिली थी एनडीए को। तो ये सब सोच करके 5 नाम थे जिन पर विचार किया गया उस समय। जो जैसा आपको पता है, बीजेपी में चीफ मिनिस्टर वगैरह महत्वपूर्ण ऐसे निर्णयों में आरएसएस का भी एक रोल होता है। तो योगी आदित्यनाथ उसमें एक नाम था। केशव मौर्य, होता क्या है, जब अपोजिशन की पार्टी चुनाव लड़ रही होती है तो जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो स्वाभाविक दावेदार होता है मुख्यमंत्री पद के लिए। तो केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका भी एक दावा बनता था। फिर और नाम जो विचार हुए थे, मेरी जानकारी के हिसाब से मनोज सिन्हा है, जो उस समय केंद्र में मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, अभी एलजी हैं जम्मू कश्मीर के। इसी तरह से लक्ष्मीकांत वाजपेयी एक बड़े डाउन टू अर्थ और काफ़ी मैदानी नेता हैं, लड़ाकू जुझारू व्यक्ति हैं मेरठ के, जो अभी राज्यसभा के एमपी हैं। मेरठ की एक सीट से कई बार विधायक रहे हैं। इसी तरह एक दिनेश शर्मा लखनऊ के मेयर रहे हैं, जो पिछली बार योगी जी के साथ उप मुख्यमंत्री थे, अभी वो भी राज्यसभा में। तो इन 5 नामों पर विचार किया गया था। दिल्ली में ये विचार हो रहा था? ऑफ कोर्स दिल्ली, लखनऊ का फैसला, लखनऊ में तो रिजल्ट ही आया था। जब केंद्र में किसी की सरकार रहती है तो उसका फैसला तो दिल्ली में ही होता है, मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा। तो इन सब बातों को सोच करके, जाहिर सी बात है पार्टी की स्ट्रेटजी हमको आपको तो पता चल नहीं सकती, लेकिन जिस तरह योगी जी का फैसला हुआ, ये लगता है कि इन्होंने सोचा होगा कि किसी को भी बनाएंगे सबसे पहले उसकी जाति देखी जाएगी। केशव मौर्य को बनाते तो थोड़ा अपर कास्ट को लगता कि इतने समय बाद राज आया है एक तरफा, और फिर ओबीसी मुख्यमंत्री बन गया। एससी को बनाते तो अलग पॉलिटिक्स चालू होती, आपको पता है। किसी दूसरे व्यक्ति को बनाते तो उसकी भी, अपर कास्ट का भी व्यक्ति होता तो उसकी जाति सबसे ज़्यादा देखी जाती। हालांकि योगी जी की भी देखी जा रही है जाति, लेकिन योगी जी एक साधु थे,
और उनकी जिस तरह का बीजेपी शेप ले रही थी उस समय, एक हार्ड लाइन हिंदुत्व वाली, उसके वो प्रखर राज्य में दंगा हो चुका था उसके उसके मुजफ्फरनगर में बड़े दंगे हुए थे, उनका इम्पैक्ट चल रहा था। तो योगी जी की जो इमेज थी वो एक हार्ड लाइन हिंदुत्व के वॉरियर टाइप इमर्ज कर रही थी, वो उसमें फिट हो रहे थे। तो शायद अब सबको लगा होगा नेतृत्व को कि बाकी नामों को छोड़ करके इन पर ही विचार करना चाहिए। तो क्योंकि यूपी का जब भी आप पहले भी हुआ है थे, आप इसमें बाकी मुख्यमंत्रियों का भी देखेंगे, जब कांग्रेस भी फैसला करती थी तो हमेशा उसकी जाति बहुत मैटर करती थी। वो देखा जाता था कि ऐसा क्या किया जाए कि बाकी जातियां जो हैं वो बिदक न जाएं, पार्टी का नुकसान न हो जाए। ये सारे समीकरणों को देखते हुए तो दिल्ली में बैठक हुई, लखनऊ में लोग इंतजार कर रहे थे, केशव मौर्य भी एक माहौल बनाए हुए थे, क्या हुआ फिर? जब केशव मौर्य जी को पता चल गया कि वो नहीं बन रहे हैं, तो आपको ध्यान होगा अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और उनको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। मनोज सिन्हा जी को जब आपने देखा होगा थोड़ी देर तक टीवी चैनलों पर चलता रहा कि वो सीएम बन रहे हैं, और वो थे बनारस के पास कहीं थे, वो बनारस जा रहे थे दर्शन करने के लिए मंदिर में काशी विश्वनाथ के, और या शायद भैरव बाबा के दर्शन करने जा रहे थे। वो काफ़ी हंगामा हो गया पूरे प्रदेश में। उनको केंद्रीय नेतृत्व से एक नेता ने फ़ोन किया कि आप मीडिया को वहाँ बताइए कि आप रेस में नहीं हैं। तो ये सब हुआ था, और क्योंकि तब तक फैसला ये लोग कर चुके थे, फिर आपने देखा होगा कि जहाँ तक मुझे ध्यान है भूपेंद्र यादव और वेंकैया नायडू दो लोग गए केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर, वहाँ विधायक दल की बैठक हुई, और उसमें सुरेश खन्ना जो बड़े पुराने नेता शाहजहाँपुर के सीनियर मोस्ट एमएलएज में एक थे, उन्होंने प्रपोज किया कि हम लोग अपना नेता योगी जी को चुन रहे हैं। बाकी लोगों ने एंडोर्स कर दिया और फैसला हो गया उनका। तो वो तो टेक्निकलिटी थी, जैसा होता है नॉर्मल। वो तो बाद में हुआ, उसके पहले कुछ हुआ था। अब उसके पहले देखिए चीफ मिनिस्टर का पद और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का पद वो बहुत बड़ा होता है पॉलिटिकल देश में। पॉलिटिकल पोस्ट में आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर के बाद जो है बहुत ही वजनदार पद माना जाता है, और इसीलिए वो पद की महत्ता और गरिमा, और उसमें कोई और चीज़ नहीं है, सिर्फ वहाँ लोकसभा की सीटें 80 हैं, उसका साइज ही मैटर करता है। कि जो यूपी का सीएम बनता है वो शायद प्रधानमंत्री बनने का सपना पहले देखता है, नहीं, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना पहले देखता है, मुख्यमंत्री के तौर पे काम करना बाद में शुरू करता है। अच्छा, तो लेकिन उसमें आपने बड़ा अच्छा लिखा है, फोन कॉल का जिक्र किया, पता नहीं अभी आप वो थोड़ा बताइए क्या हुआ था क्या? जब मैं बता देता हूँ, मैंने वो प्रसंग पढ़ा है, आप उसमें जी बताइए प्लीज, आप बताएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। नहीं, आपने क्या पढ़ा है? मैंने उसमें ये पढ़ा है कि ये सब कुछ चल रहा था, और फिर उस समय जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह जी, उनका फोन कॉल गया योगी आदित्यनाथ जी के पास। योगी आदित्यनाथ जी उस समय गोरखपुर में थे, और उनको आगे आप बताएंगे। हाँ, बस उनको फोन किया, वो तो डिसीजन बताना था, तब तक फैसला हो चुका था, तो बस निर्णय की जानकारी देनी थी। उनको दिल्ली बुलाया गया, फिर वो लखनऊ गए और वहाँ पर विधायक दल की बैठक हुई, और उसमें आपने लिखा है कि फोन किया गया, फोन करने पे योगी आदित्यनाथ जी को कहा गया कि भाई आप दिल्ली आइए। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भाई गोरखपुर में हूँ, ना कोई ट्रेन है, ना कोई फ्लाइट है। अब वो सब चार्टर प्लेन भेजा गया, अगली सुबह वो पहुंचे, उसके बाद वो सब तो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है। अगले दिन शाम को बात हो रही थी तो सुबह तक हो गया। फिर ये तो सब तब हुआ जब फैसला हो गया था ना। असल उसके पहले जो जोड़ तोड़ हुई, इसका नाम चला, उसका नाम चला, और जो पिछले कुछ वर्षों से क्या हो रहा है बीजेपी में कि नॉर्मली मीडिया को बहुत भनक नहीं लगती है कि अंदर, और मीडिया में जिसका नाम चलता है वो तो बनता नहीं है, उसका पत्ता तो कटना तय हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस के बाद योगी जी बन गए और अब राज कर रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल मेरे मन में है, जैसे हमने अभी जिक्र किया कि 2007 में योगी जी नाराज हो गए, आपने कहा कि उसके पहले भी चलता रहता था खटपट, लेकिन 2007 से 2017 पे जब हम आते हैं तो 2007 में हम खटपट देख रहे हैं, योगी जी चुनौती देने की बात कर रहे हैं। 2017 में जब मुख्यमंत्री के चुनने की बात होती है तो योगी आदित्यनाथ जी का नाम आ जाता है। आपने ये भी लिखा है कि आरएसएस के करीबी योगी आदित्यनाथ बने। मैं ये जानना चाहता हूँ कब इनकी नजदीकी आपको दिखती है आरएसएस के करीब सबसे ज्यादा? जो आप वो नाराजगी की बात कर रहे हैं वो
इस तरह की चीज़ें बहुत सारे नेताओं के साथ होती रहती हैं। वो इतना बड़ा इश्यू नहीं था कि योगी जी कोई बीजेपी के खिलाफ काम करेंगे। तो योगी जी 2014 के भी चुनाव में, लोकसभा के, और 17 के भी विधानसभा चुनाव में, 17 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा था उसमें प्रदेश भर में जो रैलियां हो रही थी, बीजेपी की जो चुनावी मीटिंगें हो रही थी, उनमें कहीं में जो पोस्टरबाजी हो रही थी, उनमें जो पोस्टर्स हमने देखे थे, मैं उस चुनाव में भी काफ़ी ट्रैवल किया था हमने, तो उसमें कहीं योगी जी का नाम नहीं मिलता था। हालांकि उनकी डिमांड प्रदेश भर में थी पब्लिक मीटिंग्स करने की, लेकिन जो पोस्टरों पे नाम दिखते थे वो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे केशव मौर्य, राजनाथ जी उस समय गृह मंत्री थे उनका, कलराज मिश्रा जी थे उनका, और उमा भारती का यह था। मोस्टली पोस्टर आपको वो वाले दिखेंगे, लेकिन इनकी योगी जी की डिमांड पूरे प्रदेश में थी। और वो जो आपने शुरू में जिक्र किया कि 2013 में जो मुजफ्फरनगर के राइट्स हुए, उसके बाद जो है प्रदेश भर में पूरा वो हिंदू मुस्लिम टाइप सेंटीमेंट इतना ज़्यादा हो गया था कि उसको आपने ये भी लिखा आपने ये भी लिखा है कि 2013 से पहले आजम खान जो कि सपा के नेता हैं, उनका बोलना एग्रेसिवली वो सपा के पक्ष में जाता था। 2013 के बाद उनका बोलना जो है एक तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, वो इधर पोलराइजेशन हो जाता था ना। आजम खान साहब जो है, देखिए, वो समाजवादी पार्टी के फॉर्मेशन से लेके उसके पहले वो लोक दल में थे, बहुत ही प्रभावी ओरेटर हैं, आपको मालूम है, उनका पॉलिटिकल आदमी है। मेरा ख्याल है 1980 से वो विधायक जीतते रहे। तो वो समाजवादी पार्टी के प्रभावी मुस्लिम फेस रहे हैं शुरू से ही। मुलायम सिंह जी भी उनकी बड़ी कद्र करते थे और ये भी अखिलेश भी करते हैं। तो वो उधर समाजवादी पार्टी के लिए तो जाहिर सी बात है, आप जो कह रहे हैं कि वो मुस्लिम फेस उनके थे, लेकिन 2013 के बाद जो सिचुएशन बनी, वो आप जो कह रहे हैं कि सही है, वो बोलते थे तो समाजवादी पार्टी को जो फायदा होता रहा होगा मुस्लिम पोलराइजेशन का, उससे ज़्यादा इधर पोलराइजेशन हो रहा था बीजेपी के पक्ष में, हिंदू पोलराइजेशन हो रहा था। आगे हम लोग 2022 पे चलेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे जरा ये बताइए कि 2014 की बात की घटना का जिक्र आपने किया है। 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, अमित शाह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, बड़ी जीत हुई लोकसभा चुनाव में 2014 में, और नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने। उसके बाद आप लिखते हैं कि अमित शाह लखनऊ आए थे, और उस समय तक चूंकि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के नेता थे वो आपस में एक दूसरे की बयानबाजी करना और एक दूसरे को गलत सही साबित करना, ये सब चल रहा था। आपने लिखा है कि अमित शाह ने कहा कि भाई आप वही काम करिए जो आपको पार्टी ने दिया है। तो किस पे गुस्साए थे अमित शाह? ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, ये किसकी तरफ इशारा था? उत्तर प्रदेश बीजेपी जो है, हम भी उसको पहले भी फॉलो करते रहे, लेकिन रिपोर्टर के तौर पर जो है सन 2000 से तो एक्टिव रिपोर्टर के तौर पर हम फॉलो कर रहे हैं, जो रिपोर्ट भी करते रहे। तो वो आप जो कह रहे हैं, जो इसमें लिखा है वो सही है। इसीलिए बीजेपी एकदम जमीन से गायब हो गई थी। नेता सब आपस में एक दूसरे को जात बिरादरी के आधार पर परेशान करना, अपने लोगों को, अपनी जाति के लोगों को सेट करना, हर समय अपने बच्चों को एस्टेब्लिश करना। आप बहुत सारे नेता आप देखेंगे पूरे प्रदेश में, सारी चिंता उनकी अपने अगली पीढ़ी को, बच्चों को तैयार करना। तो जब आप पॉलिटिक्स में, मान लीजिए बीजेपी कार्टर बेस्ड पार्टी, बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया तो पार्टी इस स्थिति में आई थी। वहाँ पर जब आप अपने बेटे को जब ग्रूम करते हैं, बेटे बेटी को, तो किसी न किसी वर्कर का तो हक मरता है, मारा जाता है। वो भी था, और जमीन पर काम जो है वो गायब था। आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने कितना कंसोलिडेट कर लिया। तो वो जो घटना का जिक्र है, वो हमने, अब जाहिर है इसको लिखने में उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नेताओं से बात हुई थी। तो क्या हुआ था, एक जो घटना, इसमें हमने जगह नहीं लिखी है, जगह आपको जगह क्या बताऊं, वो एक बता दीजिए। नहीं, होता क्या था, यूपी में स्टाइल है लोगों की ना, वो अच्छा। आप जब बाहर का नेता जब आता है तो उसको एयरपोर्ट से जो है लोग पकड़ते हैं ग्रुप में, और उसके कान में फूंकना चालू करेंगे अपने ग्रुप के हिसाब से, कि उसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। ये होता है
पार्टियों में और यूपी में खूब होता है। तो मैं उस प्रवृत्ति का जिक्र किया है। वो क्या हुआ था, उतरे एयरपोर्ट पर तो उनको जो है लोग ऐसे कान में फूंक रहे थे। वो मुझे अमित शाह जी ने तो नहीं बताया, लेकिन यूपी के ही नेताओं ने बताया। तो वो जो है उनके कोई बार बार कुछ आ करके उनके कान में कुछ कहना चाह रहा था। तो उन्होंने कुछ ऐसा इशारा किया कि जैसे मैं कुछ सुन नहीं रहा हूँ या सुन नहीं पा रहा, सुनना चाहता नहीं, उनका इशारा ये था। अच्छा, इनको लगा कि सुन नहीं पा रहे, और जो बोलना चाह रहा था उन नेताजी को लगा कि शायद उनको सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैं और नज़दीक आके तो थोड़ा और नज़दीक आकर बोलना चाहे। उसके बाद जो है 2-3 बार जब एफर्ट किए, उन्होंने फिर यूँ इशारा कर दी। बाद में उन्होंने जो लोग वहाँ थे उनको इकट्ठा किया, जो एयरपोर्ट पर लेने गए थे। बोले देखिए, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, आप बार बार मुझे आ रहे हैं कुछ बताने। पार्टी ने आपको क्या काम दिया है? तो जो भी उन्होंने बताया, उसके बाद सबसे उन्होंने बोला कि देखिए, मैं यहाँ आया हूँ, चुनाव लड़ना है पार्टी को, और आप में से आप सब लोग कान खोल के सुन लीजिए कि पार्टी ने जो काम आपको दे रखा है, आपके पास जो जिम्मेदारी है, उसके अलावा किसी मसले पर ना मैं कोई बात सुनूंगा, ना आपको करनी है। अब समझ गए आप? तो वो एक सख्त संदेश था कि जो उसके पहले जो है 2002 के बाद से पार्टी रसातल में जा रही थी, उसको रिवाइव करने का ये सही तरीका था। और वो काम भी किया मुझे लगता है। हाँ, तो वो ऑफ कोर्स काम किया। उसके बाद 2014 में काम किया, 17 में काम किया, 19 में काम किया, 22 के विधानसभा चुनाव में काम किया। वो 24 में थोड़ा गड़बड़ हो जी, तो ये वो एफर्ट था 14 का चुनाव लोकसभा का, जिसमें यूपी में अमित शाह जी जो है उन्होंने पूरा ग्रिप में वहाँ की सिचुएशन ली और पार्टी के लोगों को सही काम में लगाया। तब पार्टी का रिवाइवल हुआ। 2022 का जिक्र किया है आपने कि विधानसभा चुनाव से पहले जो है योगी जी को हटाने की तैयारी हो गई थी। तो ये अभी जो दिख रहा है केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी चल रहा है मीडिया में, हमें नहीं पता कितनी सच्चाई है, क्या होगा नहीं होगा, ऐसा ही कुछ था? क्या हुआ था उस समय, क्यों हटाना? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2017 में जो बीजेपी जीती थी इतने बड़े बहुमत के साथ, उस समय भी बीजेपी के कई नेताओं को नहीं लग रहा था कि रिजल्ट ऐसा होने जा रहा है। खास तौर से आपको ध्यान होगा, नवंबर 2016 में ही वो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, लोग कितने परेशान थे। तो लोगों को लग रहा था कि पार्टी, और आपको भी ध्यान होगा उस समय जो रिपोर्टें आ रही थी, लग रहा था कि अखिलेश यादव रिपीट करेंगे। हाँ, 2017 के चुनाव में। लेकिन अब बीजेपी ने अच्छा कर लिया और इतना भारी मैंडेट आया, तो केशव मौर्य स्वाभाविक दावेदार थे, बीइंग स्टेट प्रेसिडेंट बन गए। योगी जी बन गए तो चलता रहा। 2019 के बाद से जो नॉर्मली बीजेपी की सरकारों में होता है, ये खूब आरोप लगते हैं कि पूरा ब्यूरोक्रेसी चला रही है और अपने नेताओं की नहीं सुनी जा रही है, विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, सांसदों की नहीं सुनी जा रही, वो सब इसमें भी हो रहा था। तो 2022 का असेंबली चुनाव 8-9 महीने रह गया था। जो हमने जिक्र किया वो एफर्ट शुरू हुए मई 2021 से, क्योंकि विधानसभा चुनाव 8-9 महीने रह गया था और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव होने थे, सबको पता था। स्टेट में बहुत कुछ स्टेट पर था। तो दिल्ली में, लखनऊ में, आरएसएस में, बीजेपी में, प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, लगातार बैठकों का दौर मई से चालू हो गया और वो सितंबर अक्टूबर तक चलता रहा। और ये सही है कि ये सबको मालूम है, बीजेपी के सब लोग जानते हैं कि एक लेवल पर ये फैसला ऑलमोस्ट अंदर हो गया था कि इनको जो है हटाना है, चेंज करना है। तो हटाने के लिए अब उनको कन्विंस कौन करेगा, क्योंकि जब किसी को आप हटाएं और थोड़ी मिसहैंडलिंग हो जाए तो पार्टी का और नुकसान हो जाए। लेकिन और चुनाव से ठीक पहले फरवरी मार्च में चुनाव थे, तो पार्टी ने जब ये, और आकलन करते ही हैं नफ़ा नुकसान का कि क्या हो सकता है, जब लोगों को लग गया कि नहीं इस समय ठीक नहीं है, जाहिर है इनसे भी बात हुई होगी, अब हमको तो जितना पता चला उतना ही लिखा है ना, हो सकता है बात इनसे भी हुई होगी। तो जब लोगों को लग गया कि नुकसान हो जाएगा, तो शायद मैंने इसमें डेट लिखी है 26 नवंबर 2021 को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लखनऊ गए, एक पुलिस अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस थी, राजभवन में ठहरे थे, मुलाकात हुई, वहाँ इनसे मुलाकात हुई, वहाँ लंबी बात हुई। जाहिर है अब वो ये तो 1 to 1 दोनों की मुलाकात थी, वो ना हमको पता है ना आपको पता है, तो क्योंकि दोनों में से कोई बताएगा नहीं। लेकिन वहाँ से निकल करके, उस मीटिंग से निकल करके योगी जी ने एक ट्वीट किया, जो इसमें कोट किया है मैंने किताब में, कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, एक अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, वगैरह वगैरह। तो वहाँ से जो है, जो कहते हैं अंग्रेजी में डस्ट सेटल हुआ, और वहाँ से क्लियर हो गया कि अब हटाया नहीं जा रहा है, योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो आपको ध्यान होगा 2017 में किसी को प्रोजेक्ट करके नहीं लड़ी थी बीजेपी, लेकिन 2022 में योगी जी को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा गया। उनकी बुलडोजर और एनकाउंटर बड़े पॉलिटिकल मुहावरे बन गए थे यूपी में। आपको ध्यान होगा उस चुनाव में योगी जी हेलीकॉप्टर से उतरते थे, बुलडोजर दिखाते थे, नीचे खड़े रहते थे। तो इस तरह से वो हटाने वाला जो फैसला है वो सिरे नहीं चढ़ पाया, और पार्टी को वहीं रोकना पड़ा उन चर्चाओं को, और फिर योगी जी ने कंटिन्यू किया। आप जो कह रहे हैं कि डस्ट सेटल हो गया था उस समय, ऐसा लग रहा है कि 2024 के इलेक्शन के बाद वो डस्ट फिर से उड़ रहा है। पता नहीं कहाँ इस बार सेटल होगा, क्या होगा, वो तो आगे हम लोग बातचीत करेंगे, सूत्रों के हवाले से खबरें भी आएंगी। आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव, आपने लिखा अखिलेश यादव की राजनीति में आने के बारे में, कैसे वो विदेश से पढ़े लिखे और सबसे कम उम्र में, मेरे ख्याल से वो यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने। वो देखिए, मैं आपको रिकॉर्ड बता दूं, यूपी में यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर की शपथ लेने वाले अखिलेश यादव हैं, और ओल्डेस्ट चीफ मिनिस्टर की शपथ लेने वाले राम प्रकाश गुप्ता हैं, तो ये दोनों का रिकॉर्ड है। तो अखिलेश यादव की थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अखिलेश यादव का जो चैप्टर मैंने पढ़ा, जितना मुझे समझ में आया, मुझे ऐसा लगा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, यंग थे, नया खून था, उन्होंने काम भी किया, जिसको उन्होंने नारा भी बनाया कि काम बोलता है। लेकिन सर, मेरा पूछना आपसे ये है कि क्या अखिलेश यादव परिवार को नहीं साध पाए, और चुनाव से ठीक पहले जो उनके परिवार में झगड़े हुए, जिसका आपने विस्तार से जिक्र किया है, थोड़ा बताइएगा भी उस बारे में हमारे देखने वालों को, वो वजह रही अखिलेश यादव के चुनाव? नहीं, वो देखिए, वहाँ जब इनको 2012 में जब चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, आपको ध्यान होगा उस चुनाव में भी इनको प्रोजेक्ट करके नहीं लड़ी। लेकिन अब जैसी हर पिता की इच्छा होती है अपने बच्चे को सही जगह पे सेट कर दे, तो इन्होंने, जाहिर ये सही है कि वो काफ़ी एक्टिव थे, पार्टी में काफ़ी कंट्रोल रख रहे थे सब चीज़ों का। उनकी साइकिल यात्रा की उसमें बहुत चर्चा हुई, और कैंपेन पर काफ़ी कंट्रोल रख रहे थे, अच्छे से कंट्रोल रख रहे थे। समाजवादी पार्टी की इमेज को पूरा जो है चेंज किया था उन्होंने, तो उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। जाहिर है उनके जो चाचा जी हैं शिवपाल यादव जी, वो काफ़ी महत्वाकांक्षी वो भी थे। वो आपने देखा होगा कि उनके जो विरोधी हैं लगातार कहते थे कि यहाँ तो 3.5 चीफ मिनिस्टर हैं, है ना, तो वो परिवार वालों पर ही अटैक हो रहा था। लेकिन वो 2016 से वो इतना खुल करके सामने आ गया, सार्वजनिक मंचों पे एकदम वो आ गया। अगले साल चुनाव होने वाले थे, और फिर वो हर चीज़ का गलत संदेश जा रहा था, नीचे सब चीज़ें पहुंच रही थी। तो जब 6 महीने पहले चुनाव से या साल भर पहले ऐसा हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, गाज़ियाबाद से लेके सोनभद्र तक और आगरा से लेके महाराजगंज तक कितना बड़ा, और श्रावस्ती से ललितपुर तक इतना बड़ा प्रदेश है, उसमें फिर वो मैनेज नहीं कर पाए। कई चीज़ें हो गई, परिवार एक है, फिर वो दूसरा उनका जो मुलायम सिंह जी ने बड़ी जो चालाकी से अपना एक बेस तैयार किया था पॉलिटिक्स में जी, वो थोड़ा, अब ये अखिलेश जी बाहर से पढ़े हुए, हालांकि अंग्रेजी बोलते नहीं लेकिन हैं अंग्रेजी वाले जी, तो उनको अब जैसे रिजर्वेशन वगैरह पर आपको पता है कि उनकी पार्टी तो उसका मेन इश्यू वही रहा है, होना चाहिए, लेकिन वो इन मसलों पर बात करने में बड़े हेजिटेट करते थे। उनको लगा कि शायद अब ये पुरानी बातें हों। उनकी सरकार में एक बहाली हुई, उसमें यादवों की भर्ती पे भी हुआ, आपने उसका भी जिक्र किया है कि उन्होंने जवाब नहीं दिया उसका। नहीं, उसमें आंकड़ों के साथ मैं बता रहा हूँ, देखिए, जो 86 में 56 SDM की एक कहानी बनी, उसने उत्तर प्रदेश में एंटी यादव नैरेटिव बनाने में बड़ी मदद की।
उसमें आग में घी का काम किया। बाकी ओबीसीज भी यादवों से एकदम नाराज हो गए, कट गए, उनके विरोधी हो गए, लगा कि ये सब करते हैं। एससीज में भी एक मैसेज था और अपर कास्ट में तो था ही था। अब इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना चाहिए था, हमने उसमें लिखा हुआ है। इनका अगर ये कहते हैं कि झूठ है, जो कि अभी तक कहते हैं, तो वो 86 में 56 की लिस्ट, 86 की लिस्ट और 56 की लिस्ट इनको जारी क्लियरली सार्वजनिक करनी चाहिए थी। जो ये उन आरोपों को हल्के में ले रहे थे, उसका इनको नुकसान हुआ। और वो लिस्ट तो अभी तक नहीं सार्वजनिक हो पाई। सीबीआई इंक्वायरी हुई, शायद अभी भी हो रही है, लेकिन नहीं निकल पाई। तो वो इनसे मिसहैंडलिंग हुई कि उस पर क्लैरिटी लास्ट तक ये नहीं कर पाए। इलाहाबाद बहुत बड़ा सेंटर है जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है, वो एजुकेशन का बड़ा सेंटर है। वहाँ प्रदेश भर के छात्र जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं आज भी। वहाँ जो होता है उसका मैसेज पूरे स्टेट में जाता है। तो वो हमने उसी संदर्भ में जिक्र किया है कि इनके वाले चैप्टर में कि 86 में 56 एसडीएम यादव हैं। ये आरोप अगर गलत है तो इनको उसकी लिस्ट सार्वजनिक करनी चाहिए थी। अब उन्होंने क्या सोच कर नहीं किया, कितना हल्के में ले रहे थे इन चीज़ों को, लेकिन वो लिस्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। लेकिन उसने इनकी पार्टी का नुकसान किया और एक एंटी यादव माहौल पूरे प्रदेश में बन गया, जिसका फायदा ऑफ कोर्स जो सामने था उसको मिलेगा। इसी जिस चुनाव में अखिलेश मतलब लड़े, जीते, मुख्यमंत्री बने, दिसंबर 2011 में अनाउंस हुआ, 12 में जी 12 में, तो उसका एक जिक्र आपने जो किया है वो उस समय जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जिनकी राष्ट्रीय पटल पे चर्चा शुरू हो गई थी, पार्टी के अध्यक्ष थे नितिन गडकरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और गुजरात में प्रचार करना था उस चुनाव में। नरेंद्र मोदी जी नहीं आए थे, आपने लिखा वो नाराज हो गए थे, थोड़ा बताइए उस बारे में। नहीं, हुआ क्या था कि एक संजय जोशी जो भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव रहे और हटाए गए, 2 बार बने और हटाए गए, वो गुजरात से वो आए थे, उनको केंद्र में लाया गया था संगठन महामंत्री बना के, और मोदी जी केंद्र से गए थे यूपी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। तो उनसे इनकी व्यक्तिगत बहुत ये है, आपको सबको मालूम है, रिश्ते अच्छे नहीं हैं। 2012 के चुनाव के पहले 2011 में के लास्ट में जब ये सब तैयारी चल रही थी, तो नितिन गडकरी जी उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने संजय जोशी को उत्तर प्रदेश के चुनाव का प्रभारी बना दिया था। तो अब जाहिर है वो काफ़ी इन्वॉल्व हो गए, काफ़ी काम कर रहे थे वहाँ के पूरे। उस चुनाव में अब योगी जी, मोदी जी तब तक बड़े कैंपेनर बन चुके थे और बड़ा नाम उनका हो गया था, पूरे देश में उनकी डिमांड थी। लेकिन इस फैसले से वो इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रचार करने से मना कर दिया था, वो आए ही नहीं कैंपेन। ये थी घटना, बस वो संजय जोशी को चुनाव प्रभारी बना दिया था, इस वजह से वो कैंपेन। आपने इतना ही लिखा है किताब में, लेकिन मनाने की कोशिश हुई उनको उस समय? अब ये तो नितिन गडकरी जी और वो बताएंगे, लेकिन वो आए नहीं तो इसका मतलब कोई प्रयास सफल तो हुआ नहीं मनाने का। वो मनाए, हो सकता है मनाए भी, क्यों नहीं मनाएंगे, पार्टी इतना बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा था, लेकिन आए नहीं वो, तो इसलिए मनाने की कोशिश हुई भी होगी तो वो सफल रही नहीं। इसी चुनाव में एक और दिलचस्प किस्सा मुझे लगा, चूंकि अभी माहौल अलग है। अभी जैसे आप देखिए कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी साथ में है, 2024 का इलेक्शन उन्होंने साथ में लड़ा और एक अच्छा रिजल्ट उनके पक्ष में आया है। 2012 में उसी इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जब अलग अलग पार्टियां लड़ रही थी, कांग्रेस अलग और सपा अलग, तो राहुल गांधी प्रचार करने गए और वो सपा बसपा दोनों पे बरस रहे थे। उन्होंने एक पर्ची फाड़ दी मंच से और अखिलेश यादव से पूछा गया इस पर प्रतिक्रिया, उन्होंने क्या कहा था सर, वो थोड़ा दिलचस्प लगा मुझे। तो वो बहुत, क्योंकि अभी दोस्ती है, राजनीतिक दोस्ती। हाँ, उसमें वो अखिलेश ने बहुत संयत और बड़ी लेकिन व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी। वो क्या है ना, आप देखिए, समझिए इस तरह से कि कांग्रेस का कोई ऑर्गेनाइजेशन यूपी में बचा नहीं है। हाँ, इस बार आपने देखा होगा असेंबली चुनाव में क्या हुआ, 2 सीटें जीती है, 403 में से 2 सीटें हैं कांग्रेस की। शायद इस समय विधान परिषद में, शायद क्या, पक्का ही है, कोई नहीं है। राज्यसभा में यूपी से कोई नहीं है। लोकसभा के इस बार जो जीते हैं 19 में सिर्फ 1 जीती थी, सोनिया गांधी जी। तो और ये पिछले काफ़ी समय से ऑलमोस्ट यही हाल है पार्टी का।
तो राहुल गांधी जी उस समय अपने अपने इमेज बिल्डिंग में लगे हुए थे। केंद्र में सरकार थी यूपीए की, और वो लखनऊ में जा रहे थे, रैलियां कर रहे थे। उन्होंने उस कागज़ को फाड़ दिया। आपको ध्यान होगा उन्होंने एक कागज़ दिल्ली में भी फाड़ा था, वो जो लालू यादव के केसेस जी, विथड्रॉ जी, जी। करने वाला। तो उस पर ही अखिलेश यादव ने बड़ा मुस्कुराते हुए टिप्पणी की थी कि देखिए कहीं इतना गुस्से में ना आ जाएं कि मंच से ही कूद जाएं। तो उस समय वो चुनाव, तो यूपी का जो विधानसभा चुनाव था, वो उसमें समाजवादी पार्टी, देखा ही आपने कि बड़े बहुमत से आई थी। और आपको ये भी ध्यान होगा, और वो जो लास्ट में जिसने काम किया था उनको जिताने का, एक उन्होंने वादा कर दिया था कि बेरोजगार लोगों को भत्ता दिया जाएगा, और एकदम टूट पड़े थे नौजवान रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेज में। तो ये थी वो घटना। ये तो हुई उस इलेक्शन की बात जिसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। अब उस इलेक्शन पे आते हैं जिससे अखिलेश यादव की विदाई हो गई। और हाँ, और आपने बड़ा दिलचस्प लिखा है उसमें, मुझे मतलब वो बताने का मन कर रहा है कि वो मुख्यमंत्री हैं, उनके परिवार के झगड़े हो रहे हैं, उनका जनाधिकार दूसरे दलों में जा रहा है, दूसरे दल जो है बसपा और बीजेपी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, ये अपने परिवार से निपटने में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो इनको कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि नहीं नहीं आप तो जीत रहे हैं। और आपने बताया कि अखबारों में ऐड दिए जा रहे थे, और वही अधिकारी थे जो मायावती के समय थे। वो जरा सा देखिए, वो ऐसा होता है कि यूपी में, जो मैं इस किताब में बहुत डिटेल में नहीं कर पाया, करना चाह रहा था क्योंकि इसमें संक्षेप में हर चीज करनी थी। इसमें तो आपने जितने लोगों पे लिखा है, ज्यादातर लोगों पे तो एक एक किताब हो सकती जी, है। एकदम हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अधिकारी हैं यूपी में, आईएएस और आईपीएस और पीसीएस, ये हमेशा पूरी पॉलिटिक्स का हिस्सा रहते हैं ज़्यादातर उसमें। तो और वो चीफ मिनिस्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं एक खास तरीका। तो 2012 में जब चुनाव हो रहा था, उस समय सरकार थी मायावती जी। वही अधिकारी थे ज़्यादातर। उन पूरा अखबारों के अगर विज्ञापन और खबरें देखते आप, जो सरकार से प्रायोजित बहुत सारी जो चीज़ें रहती हैं, वो देख के आपको लगेगा कि कोई लड़ाई ही नहीं है, मायावती जी आ रही हैं दोबारा ना। लेकिन क्या हुआ आपको मालूम है, 2012 से 17 तक सरकार चली अखिलेश जी की। 17 का आप चुनाव कैंपेन देखते, अखबारों की कैंपेन, तो विज्ञापन और जो खबरें आप उत्तर प्रदेश के मीडिया में आप देखते, आपको कहीं से नहीं लग रहा था। अब ये सब हो रहा था ग्राउंड पर, जो आप अभी बताए कि लड़ाई बीजेपी और बाकी पार्टियां ग्राउंड पर लड़ रही थी, समाजवादी पार्टी अपने परिवार के झगड़े सुलझाने में लगी हुई थी। और अखबारों से आपको विज्ञापन देखकर, विजुअल मीडिया पर विज्ञापन देखकर उत्तर प्रदेश सरकार के, वो आपको लगेगा कि समाजवादी पार्टी रिपीट हो रही है। तो ये अक्सर होता रहा है यूपी में। जब बीजेपी की सरकारें होती थी तो भी ये होता रहा है। 2002 के चुनाव में जब राजनाथ जी चीफ मिनिस्टर थे, उस समय क्या आप अखबार उठा करके देखिए, उस समय तो मुझे ध्यान है कुछ ये अपना ओपिनियन पोल वालों ने भी लिखा था कि बीजेपी नंबर 1 आ रही, लेकिन आई थी नंबर 3। और विज्ञापन भी उसी तरह देख के आपको लगता कि एकदम सरकार बनाने की लड़ाई चल रही है, इनकी सरकार इन्हीं की बन रही। तो ये उत्तर प्रदेश में अक्सर होता रहा है। जो अधिकारी हैं ना, वो इतना मतलब पॉलिटिशियन से अपने को डिस्टेंस नहीं कर पाते हैं, उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते हैं और उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, और उनके पैर से नीचे से जमीन, कई बार गलत इन्फ्लुएंस कर देते हैं उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है, तब उनको पता चलता है। इलेक्शन हारने के बाद वैसे नेता अधिकारियों से मिलते हैं, उनको उनसे कई बातचीत होती है। अब ये तो वही बताएंगे लेकिन ये अपने वर्कर से, अपने नेताओं से कट जाते हैं, और उन अफसरों के प्रभाव में इतना, और उनको लगने लगता है, नेताओं को लगने लगता है कि हमारे असली हित है। जो ग्राउंड पे पॉलिटिशियन काम करता है वो नहीं ज्यादा इनकी केयर करता है। कोई ऐसा मुख्यमंत्री जो इस जाल से बचा हो? अब देखिए, इधर हाल के इसमें तो आपको नज़र नहीं आएगा कोई, जब से हम लोग देख रहे हैं। अब पहले वालों के टाइम पे कैसी कैंपेन और ये होती थी, लेकिन अब जैसे अखिलेश जी जाल में आ गए होंगे, मुलायम सिंह जी कभी नहीं आते थे। अच्छा। हाँ, तो खुद मायावती जी भी नहीं आती रही होंगी, लेकिन अब जब चल रही है कैंपेन तो चल रही है। 2012 में
लग रहा था सबको कि मायावती जी आ रही हैं, लेकिन नहीं आई। बट ये जो लोग भी ग्राउंड पर रियल में दशकों से जिन्होंने संघर्ष किया है, उसके बाद जो ऊपर आते हैं, उनको पता है कि जो उनका वर्कर है वो कैसे सोचता है। जो सीजन्ड लीडर है ना सर, वो समझिए कि जो क्राउड जो आती है ना भाषण सुनने की, उनकी शक्ल देख के वो समझ जाता है कि हमको वोट देने वाले आए हुए हैं या हेलीकॉप्टर देखने आए हुए हैं। अच्छा, वो समझ जाता है मुझे। तो इसलिए अब हारने के बाद क्या करते हैं उसका तो कोई मतलब। अब ऐसा चलन शुरू होगा कि इन्हीं चीजों को समझने के लिए अलग से कंपनी हायर करनी पड़ती है जो देख के बताता है कि वोट देंगे कि क्या करने आएंगे। खैर, ये जब यहाँ मुलायम सिंह यादव जी का जिक्र हो रहा है तो मुझे दो सवाल पूछने का मन कर रहा है। एक तो जो ये झगड़ा हो रहा था चुनाव से ठीक पहले, उसमें मुलायम सिंह यादव की जो स्थिति थी वो बड़ा अजीब देखने में लगता है। ढुलमुल रवैया जिसको आप कहें, कभी वो बेटे को डांट रहे हैं, कभी भाई के साथ जा रहे हैं, कभी ये कर, वो कैसा लगता है आपको? मतलब आपने उस बारे में डिटेल से लिखा है। वो देखिए, वो फंस गए थे, कुछ तय नहीं कर पा रहे थे। अब देखिए, मुलायम सिंह जी इतने घाघ और घुटे हुए पॉलिटिशियन थे कि उनके किसी डिसीजन को और किसी टिप्पणी को और उनके किसी फैसले को समझना जो है ना, वो बहुत मुश्किल होता था। लेकिन जो दिखाई पड़ रहा था उस झगड़े में, अब आपने देखा होगा कि वो बेटे को क्रिटिसाइज करने लगे, चले गए भाई के साथ। और जब बेटा जो है अमर सिंह जी पर जो है वो टिप्पणी कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कि तुमको पता नहीं है, अमर सिंह जी ने मुझे जेल जाने से बचाया। तो वो इधर खड़े हो गए। लेकिन उसमें एंड में बेनिफिशियरी कौन रहा? बेटा रहा। तो इसलिए मुलायम सिंह जी ने क्या किया, कैसे किया होगा, ये सर हम आप नहीं समझ सकते हैं, वो अब इस दुनिया में है नहीं। लेकिन उस समय मैं सोच रहा था ये जब कि कभी न कभी उनसे जब वो आराम कर रहे होंगे, तब उनसे कभी मिल के समझा जाएगा इस बात को। आपकी भेंट हुई थी? नहीं, इस मसले पर नहीं। वैसे नहीं, वैसे तो अब पत्रकार के तौर पर, प्रोफेशनल के तौर पर मिले हुए हैं। बाकी हम पत्रकारों की ज़्यादा नेताओं से दोस्ती होती नहीं है। एक काम भर होना चाहिए। पत्रकार के तौर पर, प्रोफेशनल के तौर पे बहुत बार मुलाकात हुई है। मुलायम सिंह यादव जो मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जो एक बड़ा आरोप उन पे लगता है, हालांकि वो कितना सही है कितना गलत है वो तो जब जाएंगे उस घटना के डिटेल में तो पता चलता है। कार सेवकों पे गोली चलवाने का एक आरोप लगता है उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवा दी। और उस समय के अखबारों ने थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखा कि पानी, नदी में खून और तमाम चीजें। वो घटना के बारे में आज अगर हम बात करें, क्या वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी? कि जैसे विपक्ष में जो लोग हैं वो तो कहते हैं मुलायम सिंह ने वो चलवाया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बतौर मुख्यमंत्री आपको पता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बन गई है, संभले नहीं संभल रही है, क्या लगता है आपको? वो देखिए, ये कुछ घटनाएं जो है इतिहास में ऐसी हो जाती हैं, अब वो किसी को फ़ायदा करती हैं, किसी का नुकसान करती हैं। लेकिन अब वो घटना तो जैसे हुई सब लोगों को मालूम है। लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिक्स जो शेप ली उत्तर प्रदेश की, वो ज़रा आप देखिए। 90 के बाद से जबकि वो घटना है, अब आपको भी पता है कि माइनॉरिटी वोट उसके पहले कांग्रेस का हुआ करता था। उस घटना ने मुलायम सिंह को मुसलमानों का सबसे पसंदीदा फेस बना के, वो जो अब कितना % मुस्लिम वोट है वो पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन 17-18 से 20% तक जो भी होगा टोटल यूपी में, वो इस समय आपको पता है कि समाजवादी पार्टी उसके लिए सॉलिड है, क्योंकि कांग्रेस का सफाया हो चुका है। जब बीएसपी आई थी तो उसको बहुत लोगों ने वोट किया था। तो अब उसके बाद दूसरी तरफ जो पोलराइजेशन हुआ, वो घटना जो भी हुई, उसके जो फ़ायदा मिला वही दो ही लोगों को मिला, दो ही पार्टियों को, एक मुलायम सिंह को और दूसरी तरफ बीजेपी को। तो वो लगातार चलता रहा। अब इसको आप अगर ज़्यादा डीप में समझना चाहेंगे, अगर समाजवादी पार्टी से मुसलमान वोट कट जाए तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? आप अंदाज लगाइए। कांग्रेस में जाएगा। और कांग्रेस को जिस दिन उत्तर प्रदेश में 17-18-20% वोट एक मुश्त मिल जाए तो यूपी में जिंदा होने में कितना टाइम लगेगा उसको? तो कांग्रेस वहाँ जो है वो
मुस्लिम वोट उसकी तरफ आने ना पाए, इसमें किसका फायदा है? सपा का, सपा का तो है ही है, दूसरी तरफ किसका फायदा? बीजेपी का। तो इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स राजनीति बहुत दिलचस्प है। इसी घटना से जुड़ा हुआ जो बिहार के चैप्टर पे जो भी शंकरशन ठाकुर जी की किताब आई थी, बिहारी बंधु बिहारी, उसमें भी जिक्र है कि जब लाल कृष्ण आडवाणी, चूंकि ये गोली चलने की घटना तो हो चुकी थी, जैसा आपने कहा कि मुलायम सिंह यादव मसीहा बन चुके थे, अब जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर के निकलते हैं, उधर एक प्रतीक के तौर पर वो, हाँ, तो अब लालू यादव की छटपटाहट है कि भाई अगर ये यूपी में गिरफ्तार हो गए तो डबल मसीहा बन जाएंगे, वो ऑलरेडी बन चुके हैं, तो इसलिए वो वहां पे रोक करके उसको। और जो शंकरसन जी का आपने जिक्र किया, बहुत फाइन जर्नलिस्ट हैं, इनके पिताजी की जो है ना, बहुत ही देश की राजनीति को डीप समझ बनाने के लिए उनकी किताबें जरूर आपको पढ़नी चाहिए, जनार्दन ठाकुर जी की। और वो इस किताब में भी जिक्र है, उनकी किताब में पढ़ के मुझे पता चला, उन्होंने लिखा हुआ है कि 1980 में जब बीजेपी की पहली कॉन्क्लेव हुई थी नई पार्टी बनने के बाद मुंबई में, वहाँ से आके उन्होंने लेख लिखा था कि अटल बिहारी वाजपेयी इज सूनर और लेटर गोइंग टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1980 में बीजेपी के बनने के बाद पहली कॉन्क्लेव उन्होंने, और उन्होंने इस किताब में दूसरे जो उनकी, ये तो किताब में मेरी जिक्र नहीं है लेकिन इसमें जिक्र है, उन्होंने लिखा था जो आप अभी जिक्र कर रहे थे कि कमलापति त्रिपाठी के टाइम में जो पीएसी का विद्रोह हुआ था, जनार्दन ठाकुर जी ने लिखा हुआ है कि वो उसको असल में हवा देने का काम वो एच.एन. बोगड़ा ने किया था, जो त्रिपाठी जी को हटा के बाद में सीएम बने। मायावती एकदम से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपने लिखा भी है कि उनका मुख्यमंत्री बनना सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना। एक दलित महिला मुख्यमंत्री बनती है देश के सबसे बड़े राज्य की, और वो पहली मुख्यमंत्री थी एससी कम्युनिटी की जिन्होंने अपना टर्म भी पूरा किया। नहीं, हाँ, टर्म पूरा करने वाली भी पहली, और पहली एससी कम्युनिटी से भी है। उनके बारे में जरा, उनके राजनीति में उनके मुख्यमंत्री बनने का जो दौर है, वो जिस तरीके से मुख्यमंत्री पहली बार बनती है सर, वो थोड़ा देखिए, वो आप को ध्यान ही है कि 89 से जब वीपी सिंह की जब इमरजेंस उनका जब होता है, उसके पहले से ही कांग्रेस का जो क्षरण होने लगा था। बोफोर्स के बाद उधर वीपी सिंह इमर्ज किए, फिर बहुजन समाज पार्टी बनती है 84 में, उसके पहले 83 में कांशीराम लिखते हैं चमचा युग, जो उनकी बड़ी फेमस किताब है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वंचित तबके के लोगों को कैसे जो बाकी लोग हैं वो लीडरलेस बना के रखते हैं उस सोसाइटी को, और उनके पास जो इन कम्युनिटीज़ के लीडर्स हैं वो चमचे हैं उनके, मतलब उसको लेमैन की भाषा में समझे तो ये मतलब, तो बीएसपी बनती है, बीएसपी नारा देती है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी साझेदारी, वो सब चल रहा होता है। तो बीएसपी जो है 10% के आसपास वोट वो पाने लगी थी जहाँ भी चुनाव लड़ती थी। कांशीराम जी ने चुनाव लड़ा इलाहाबाद बाई इलेक्शन वीपी सिंह के खिलाफ 88 में, उसके पहले राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, यहाँ पूर्वी दिल्ली में HKL भगत के खिलाफ चुनाव लड़ा। तो इस तरह सब चलता रहा। मायावती जी जो है वो कैराना से चुनाव लड़ी, 2 या 3 चुनाव उसके पहले वो लड़ चुकी हैं। हाँ, मुख्यमंत्री बनने से पहले। कांशीराम जी जांजगीर चांपा जो छत्तीसगढ़ में, वहाँ से लड़े। फाइनली 89 में मायावती पहली बार सांसद बनती हैं बिजनौर से, सुरक्षित सीट थी उस समय, वहाँ से चुनाव पहले भी लड़ी थी। चौधरी गिरधारी लाल एक नेता होते थे उत्तर प्रदेश में, एससी कम्युनिटी के बहुत जो है बड़े कद के नेता थे। वो एक बार असल में मुख्यमंत्री बनते बनते भी रह गए। तो बिजनौर से उनकी डेथ हो गई थी 84 में, वो जीते थे लोकसभा का चुनाव कांग्रेस से। जब डेथ हो गई तो बाई इलेक्शन हुआ था। बाई इलेक्शन में मीरा कुमार लड़ी थी वहाँ से, रामविलास पासवान लड़े थे वहाँ से, तीसरे नंबर पे मायावती रही और मायावती लड़ी थी। मीरा कुमार जीत गई थी, रामविलास पासवान तीसरे नंबर पर। जब मायावती आ गई, बीएसपी को इतने वोट मिलने लगे 10 से 12%, तो पॉलिटिकल क्लास में एक हलचल पैदा हो गई कि दलितों की, एससी की ऐसी कोई पार्टी इमर्ज कर रही है जिसको एससी लोग इकट्ठा वोट कर रहे हैं। तो वो केस स्टडी फिर होने लगी इनके ऊपर
तो वहाँ से चलते चलते और 91 में जब आपको ध्यान होगा कि 89 में वीपी सिंह सरकार केंद्र में बनी, मुलायम सिंह यूपी में चीफ मिनिस्टर बने, और कुछ समय के बाद जब वीपी सिंह सरकार गिर गई, यहाँ चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, तो यूपी में उसी फार्मूले के तहत मुलायम सिंह ने जनता दल तोड़ दिया, वो चंद्रशेखर जी के साथ गए और उनको कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट किया और वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। बाद में जब वो सरकार चली गई तो काशीराम ने मुलायम सिंह को कन्विंस किया कि आपकी ये चंद्रशेखर के साथ ज़्यादा नहीं चलेगी, आप इधर आ जाइए, आप अलग पार्टी बनाइए और अलग पॉलिटिक्स शुरू करिए। तब जाके उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया। आप देखा होगा, हमने इसमें लिखा है, उसका नाम सजेस्ट किया था केसरीनाथ त्रिपाठी ने, जो उनकी बड़ी दोस्ती थी मुलायम सिंह जी की। केसरीनाथ त्रिपाठी उस समय बीजेपी के प्रमुख नेता थे, स्पीकर। उन्होंने नाम सजेस्ट किया मुलायम सिंह यादव को कि क्या पार्टी करना, सोशलिस्ट से मिलता जुलता कुछ नाम चाहते थे। अब वो त्रिपाठी जी ने कहा कि नहीं, ये ठीक है, तब समाजवादी पार्टी बनी। उन्होंने, जो आप कह रहे हैं मायावती जी के मुख्यमंत्री बनने का, 93 में, जब आपको ध्यान होगा 92 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद फिर जो है वो चुनाव टालते जा रही थी कांग्रेस, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी पीवी नरसिंह राव की, वो टालते जा रहे थे यूपी में कि जो सिंपैथी का फायदा न मिलने पाए बीजेपी को, क्योंकि इनकी सरकारें बर्खास्त हो गई थी 4 राज्यों में 6 दिसंबर 1992 को। 93 में मुलायम सिंह और कांसीराम मिल करके एक नया फार्मूला देते हैं, सपा और बसपा अलायंस करती। बिल्कुल पहली बार सपा ओबीसीज में उस समय ऐसा एंटी यादव ओबीसी का वो नहीं था, चलो उनके पास प्रमुख कुर्मियों में भी बड़े नेता थे, दूसरी जातियों में भी थे। तो ओबीसीज मोटे तौर पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और एससी कम्युनिटी में बीएसपी, दोनों ने अलायंस किया और मिला करके बहुमत मिल गया। मुलायम सिंह उनके साथ चीफ मिनिस्टर बन गए और फिर अब जो सरकार बन जाती है तो कंट्रोवर्सी चालू हो जाती हैं। नारा लगता था, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में हो गए जय श्री राम, जय श्री राम। तो बीजेपी नारे बहुत दिलचस्प यूपी के राजनीति में लगे, मैं इसमें पढ़ रहा था। उसके बाद जो है जब इनका झगड़ा होता है 95 में, बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स अंदर चलते रहे, क्योंकि वोटर नीचे जो ग्रास रूट पे वर्कर था उसमें तालमेल कई बार नहीं हो पाता है, नेता मिल जाते हैं तो और ऊपर तक उसका इम्पैक्ट रहता है। तो इन फैसलों के बीच में जब मुलायम सिंह को भनक लग गई कि बीएसपी सपोर्ट विथड्रॉ करने वाली है, तो वो कुछ करते उसके पहले सपोर्ट विथड्रॉ कर ही लिया उन्होंने। जब कर लिया तो वो गेस्ट हाउस वहाँ कांड हुआ जहाँ वो बैठक कर रही थी, और वहाँ पर जो है बहुत मारपीट हुई, आपको पता ही है, वो गेस्ट हाउस कांड बड़ा बड़ी ऐसी घटना हो गई। अब एक सीरीज आई है उसमें भी उसका जिक्र होगा, जिक्र है। तो इसलिए जो है उसके बाद अब क्या तरीका बचा था, उसके बाद ये था कि जो जून फर्स्ट वीक में 95 में मुलायम सिंह को जो है गवर्नर मोतीलाल वोरा ने कहा कि आप रिजाइन करिए। इन्होंने रिजाइन करने से मना कर दिया। तब जो है वोरा जी ने इनको बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त करने के बाद जो है जो पॉलिटिक्स फिर नया शेप ले रही थी, बीजेपी के लोग परेशान थे, सपा बसपा के अलायंस से। तो बीजेपी के प्रमुख नेता जो उत्तर प्रदेश के थे वो मोतीलाल वोरा जी को, गवर्नर को, पहले मिल के आ गए थे कि समर्थन का वो देकर के आ गए थे। अगर बीएसपी सरकार फॉर्म करती है तो हम लोग समर्थन देंगे। कल्याण सिंह इसके पक्ष में नहीं थे, कल्याण सिंह पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब पार्टी का फैसला था तो मान नहीं था। जब वो मायावती जी मिलने गई गवर्नर को, वोरा जी को, तो वोरा जी ने उनको जो बीजेपी के लोग चिट्ठी दे के गए थे वो उन्होंने दिखा दिया कि ये है, तो शपथ कब लोगी तुम। तो बस इस तरह से उनका शपथ ग्रहण हो गया। ये था मामला कैसे वो पहली बार जो मुख्यमंत्री बनी उसका वाकया आप बता रहे थे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो कंसोलिडेट करती ही गई। मायावती जब मुख्यमंत्री बनी, मेरे ख्याल से ये दूसरी बार का है जब वो फुल मेजोरिटी से नहीं, तीसरी बार। अच्छा, तीसरी बार का है जो केस वाला जो मामला है। जी, तीसरी बार क्या, चौथी बार। जी हाँ, बीच में कई बार वो बदलता है, वो दौर आता है। वो ऐसा है ना, 93 में बनती है, 95 में बनी जून में, जब मुलायम सिंह से ये हुआ गेस्ट हाउस कांड के बाद।
उसके बाद 96 में जब चुनाव होता है, उसके कुछ महीने बाद किसी को बहुमत उसमें नहीं मिला। भाजपा में और बसपा में ये तय होता है कि 6-6 महीने चीफ मिनिस्टर रोटेट करेगा। तो पहले मायावती जी बनी, हाँ। बाद में कल्याण सिंह बने, फिर झगड़ा हो गया और सरकार गिर गई, फिर तोड़-फोड़ करके बीजेपी ने चलाया 2002 तक। 2002 में चुनाव हुआ, फिर किसी को बहुमत नहीं आया, तो फिर से बीएसपी और बीजेपी का अलायंस हुआ, वो चीफ मिनिस्टर बनी। लेकिन फिर कुछ समय बाद वो खटपट शुरू हो गया, फिर मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर बने और बीएसपी में फिर तोड़-फोड़ हुई, और उसके बाद आके चौथी बार जब 2007 में मायावती जी आती हैं। सोशल इंजीनियरिंग उस समय बड़ा शब्द चला था, और उस समय नारा क्या लगा था सर? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। लेकिन ये नारा आपको बता दें, ये ओरिजिनली ये नारा विनय कटियार ने दिया था। अच्छा। जो जो बीजेपी के उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं आपको बताता हूँ। ये 2002 में जब बीएसपी और बीजेपी का अलायंस हुआ, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और उत्तर प्रदेश के कुछ विधायक जो है नाराज थे उस बीएसपी के साथ अलायंस से। तो वहाँ काफ़ी परेशान, विनय कटियार प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी। तो लोग जो है उनसे सवाल पूछते थे, दिल्ली में भी और लखनऊ में भी, कि आपके विधायक नाराज हैं और ये है वो है। तो उन्होंने ये नारा दिया था कि जो है हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। वो बाद में खूब नारा चला। फिर वो 2007 में जब उन्होंने ये कहिए कि अपने को एक्सपेंड करने के लिए पार्टी के बेस को, जब मायावती जी ने ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर साथ में लिया, तब ये नारा दूसरे रूप में जीवित हुआ। जी। एक जो वो 135 136 क्रिमिनल केस जो एक बार में मुलायम सिंह यादव पे लगे जब मायावती मुख्यमंत्री थी, वो वाकया जरा बताइए, फिर लोग आगे वो ये असल में जब 2002 में जब इनका 2002 में मार्च में रिजल्ट आता है जी। उसके बाद राजनाथ जी रिजाइन, वो तो सरकार उनकी चली गई। तो कुछ महीने तक प्रेसिडेंट रूल रहा। थोड़े समय बाद फिर ये फैसला हुआ कि बीजेपी ने फैसला किया कि बीएसपी के साथ अलायंस बनाएंगे। उसमें सरकार में शामिल हुए बीजेपी के लोग भी, मायावती जी चीफ मिनिस्टर बनी, फिर चलता रहा। उस समय फिर समाजवादी पार्टी का बहुत कुछ स्टेक पर था असल में, क्योंकि वो आप देखिए 95 में जब वो गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद से समाजवादी पार्टी को लगातार क्राइसिस हो रही थी। क्राइसिस मतलब अब उत्तर प्रदेश उनका सब कुछ था, लेकिन चीफ मिनिस्टर की कुर्सी जो है उनके नज़दीक नहीं आ रही, आकर के चली जा रही थी। तो वो बहुत सारी जोड़ तोड़ लखनऊ और दिल्ली में हो रही थी। उसमें अमर सिंह जी का बड़ा ये है। बीजेपी की जो लीडरशिप केंद्र में थी, उसमें भी उस समय दो खेमे हो गए थे। एक खेमा जो है वो चाहता था कि बीएसपी के अलायंस में यूपी में सरकार चले, दूसरा खेमा नहीं चाहता था। तो आपको ध्यान होगा कि उसी समय उसी सरकार में ये हुआ था कि मायावती जी ने पोटा एक कानून बना था जो वाजपेयी सरकार ने पास किया था, और उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो कुछ तमिलनाडु में दिख रहा था, कुछ यूपी में दिख रहा था। तो इन्होंने जो है, जयललिता जी ने तमिलनाडु में अपने विरोधियों पे लगाया था, और मायावती जी ने जो है कुछ लोगों पर यहाँ इम्पोज किया था। तो उस समय मुलायम सिंह जी भी काफ़ी एक्टिव थे और काफ़ी बयानबाजी चल रही थी अमर सिंह की, इनकी। उसी में एक दिन ऐसा होता है कि एक ही दिन में मायावती जी ने पूरे स्टेट में अपने लोगों को बोल करके 136 मुकदमे जो है उन पर लगाए थे। हालांकि बाद में वो फिर आपने देखा कि वापस भी हो गए। तो वो काफ़ी ऐसा है, कुछ वर्षों का कार्यकाल ऐसा था कि मायावती और मुलायम सिंह यादव के रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि हम कई बार ऐसे कंपेयर करते हैं। आप देखिए, अब आप बिहार से कंपेयर करें। बिहार में अब हम कभी वहाँ बहुत ज़्यादा हमारा संपर्क नहीं रहा लोगों से, लेकिन आप समझते होंगे कि वहाँ सारी पॉलिटिक्स करके भी हम लोग जिन नेताओं को देखते रहे, कुछ अभी हैं उनमें से, कुछ नहीं है, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नंदकिशोर यादव, जो भी अलग अलग पार्टी, मुझे लगता है इन लोगों के पारिवारिक और अंदर के संबंध बड़े अच्छे हैं। इतने कभी खराब नहीं इतने। लेकिन कुछ वर्ष तक यूपी में ऐसे रहे हैं कि यूपी के लोग ये कल्पना नहीं कर सकते थे
कि मुलायम सिंह यादव, मायावती, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह हैं, ऐसे सारे नेता एक टेबल पर इस तरह बैठ करके चाय भी पी सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो इतने खराब हो गए थे, खास तौर से गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती और मुलायम सिंह यादव जी के संबंध, वो सब इस किताब में रिफ्लेक्ट होता है। सब है इसमें, और इसमें बहुत ही अच्छे से आपने लिखा है, और जितने विस्तार से आपने लिखा है, हमारी बातचीत करने की एक लिमिटेशन है, इसलिए हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि मतलब एक, लेकिन मुझे पूछना ये है, अभी 1-2 सवाल मेरे बच्चे हैं सर। कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ये पूछना है कि ये किताब अंग्रेजी में है, रूपा पब्लिकेशन से आई है, लगभग 400 रुपए इसकी कीमत है। हिंदी में आएगी ये किताब? देखिए पब्लिशर ने, देखिए देखिए मुझे ये तो अभी नहीं पता है कि कब आएगी, लेकिन पब्लिशर ने मुझसे राइट्स ले रखे हैं सारे, तो अब ये कुछ तैयारी कर रहे होंगे, मेरी अभी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन इसकी डिमांड तो बहुत है। आपको लगता है कि आनी चाहिए? मुझे तो लगता है आनी चाहिए, ऑफ कोर्स आनी चाहिए, क्योंकि यूपी में जो ओरिजिनल जो पाठक है वो हिंदी वाला ही है। और आपको बताएं कि इसको किताब को लिखने का मेरा बेसिक आइडिया ही यही था कि हमारी जनरेशन जो यूपी के, मेरा जन्म 1970 में हुआ, तो हम बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स से भी बात करते रहते हैं, और इस किताब को लिखने के दौरान भी और उसके पहले भी लगातार हम सब पत्रकार के नाते लोगों से मिलते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को एकदम आइडिया ही नहीं है, खास तौर से 1990 की पॉलिटिक्स का यूपी की कुछ पता नहीं है। उनमें मुख्यमंत्री कैसे कैसे दिग्गज हुए हैं, क्या क्या काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं, क्या करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे और नहीं कर पाए, क्या उनको करने नहीं दिया गया, वो कैसे बनाए गए, कैसे हटाए गए, वो लोगों को अंदाज ही नहीं है। कैसे हटाए गए से, माफ करिएगा मैंने आपको बीच में, कैसे हटाए गए से मुझे ध्यान में आया कि जो पहले मुख्यमंत्री हैं, अगर मैं उनका नाम गोविंद बल्लभ पंत, वो बने, और उनके बाद से ही आपने लिखा है कि कांग्रेस ने खुद ही अपने मुख्यमंत्रियों को हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। क्यों ऐसा कर रही थी कांग्रेस? देखिए जो इसमें वो लाइन कोट की गई है, हम आप सब जानते हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर के तौर पे कहा जाता है देश में कि केंद्र की राजनीति का रास्ता, जो केंद्र की कुर्सी का रास्ता, वो यूपी से होकर गुजरता है, और उसमें कोई और बात नहीं है। सिर्फ 80 जो लोकसभा सीटें हैं वही हैं, अब पहले 85 थी, अब 80 हो गई। तो यूपी में कोई आदमी इतना बड़ा नेता बन जाए, वो कभी केंद्र कि अब जैसे आपने देखा होगा बीजेपी के दौरान भी वाजपेयी जी थे तो कल्याण सिंह से उनका झगड़ा लगातार चलता रहता था, हटाया भी उन्होंने 99 का चुनाव के बाद। ये पहले कांग्रेस में बड़ी लंबी परंपरा रही है, क्योंकि पंत जी से लेके गोविंद बल्लभ पंत बड़े दिग्गज थे, भारत रत्न उनको 2 ही भारत रत्न हुए, हाँ, चौधरी को भी मिला पहले जी, और 2 पद्म विभूषण हुए, कल्याण सिंह जी और मुलायम सिंह जी। तो पंत जी को हटा के नेहरू जी ने 1954 में केंद्र में गृह मंत्री बना दिया। वहाँ पर आए डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद जी बड़े एकेडमिशियन थे, लेकिन इसमें आप पढ़ेंगे किताब में, उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जो कोई बड़ा पॉलिटिकल आदमी कभी नहीं करेगा। उन्होंने एक बयान दे दिया, उनके उस समय जो मुख्य प्रतिद्वंदी बन गए थे चंद्रभान गुप्ता जी, वो बोले, वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, बोले अगर गुप्ता जी चुनाव जीत गए तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अब ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। अब इसमें संपूर्णानंद जी के विरोधियों को क्या करना था? उनको जिताना था, गुप्ता जी को जिताना था। गुप्ता जी बड़े बम्पर वोटों से जीते, और गुप्ता जी के खिलाफ संपूर्णानंद जी ने एक मुनेश्वर दत्त उपाध्याय उस समय होते थे, उनको खड़ा किया, उनको बहुत थोड़े से वोट मिले। अब गुप्ता जी जब जीत गए तो प्रदेश भर में हंगामा हो गया कि मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सोचा क्या करें, वो कुछ समय तक किसी से बात ही नहीं किए। बाद में प्रधानमंत्री जी से, नेहरू जी से बात किए। नेहरू जी ने पूछा कि क्या हुआ, तुमने कहा था? तो बोले हाँ कहा था। बोले कहा था तो रिजाइन कर दो। तो इस तरह उनको जाना पड़ा। उसके बाद सीबी गुप्ता आए। सीबी गुप्ता बड़े प्रभावी नेता थे, उनका इसमें हमने उद्धृत किया है। आपने देखा होगा कि उनका सपना था कि यूपी को उद्योगों से पाट दे, लेकिन उनको ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया। वो 63 में जो कामराज प्लान बना वो उसके शिकार हो गए। उसके बाद सुचेता कृपलानी जी आई, उनको बनवाने में बड़ा रोल गुप्ता जी का था। गुप्ता जी के लोग ही उनको उखाड़ने में लग गए, और 1967 तक ये हाल हो गया चुनाव तक कि सुचेता जी ने असेंबली का चुनाव ही नहीं लड़ा, और वो यूपी छोड़ के फिर एक बड़ा काम जो आपने लिखा है कि बच्चियों के लिए जो, हाँ, वो 10वीं तक की बच्चियों के लिए उन्होंने फ्री एजुकेशन
ये किया था। उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़। इस किताब में आपको ये भी पता चलेगा कि किस मुख्यमंत्री ने कितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ बनाई। क्या काम किया, क्या ये काम भी किया। आप महत्वपूर्ण जैसे आप देखेंगे कि उसमें मायावती जी ने जो है यूपी में सबसे ज़्यादा जिले बनाए। अभी 75 जिले हैं, उनमें से 18 जो है वो मायावती जी के अलग-अलग कार्यकाल के बनाए हुए। कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी किसके कार्यकाल में बनी है, ये सब इसमें हमने डिफाइन किया हुआ है। थोड़ा हमारा भी कंसर्न, हमें लगता है एजुकेशन के लिए किसने क्या किया वो रिफ्लेक्ट होना पता चाहिए। चलना चाहिए। तो जो आप कह रहे हैं, पहले कोई मुख्यमंत्री 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल किसी को रहने ही नहीं देते थे। एनडी तिवारी जी 4 बार सीएम बने, लेकिन एक बार 5 साल नहीं पूरा कर 4 बार मिला के भी 5 साल का टेन्योर नहीं पूरा कर पाए। 5 साल का टेन्योर वो उत्तराखंड में पूरा कर पाए। मुझे बस एक चीज बताइए जी, दो सवाल है मेरे। गोविंद वल्लभ पंत जी पे जब आपने लिखा है, तो आपने लिखा है, बड़ा दिलचस्प लगा मुझे वो, कि चूंकि मुख्यमंत्री थे, उनके नीचे नीचे चौधरी चरण सिंह और बाकी दिग्गज मंत्री थे, सबकी अपनी महत्वाकांक्षा थी, तो मैनेज करने का जो उनका तरीका था वो बड़ा दिलचस्प था। अगर वो बता सके, जो चाहते थे कि आपस में लोग देखिए, उनका बहुत बड़ा कद था। गोविंद वल्लभ पंत जी जो है, आपको उनके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से जो संबंध थे आपको पता है ना। हाँ। वो साइमन कमीशन प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने बचाया एक तरीके से। नेहरू जी के ऊपर लेट गए थे। हाँ। और इतनी लाठियां पड़ी थी। पंत जी की जो रीढ़ कभी सीधी नहीं हो पाई, उनकी गर्दन हिलती थी ऐसे। तो उनकी बड़ी कद्र करते थे नेहरू जी भी। उनको बाद में यहाँ लिया। लेकिन वो जिस कद के नेता थे, वो अलग अलग गुटों को, अलग अलग प्रतिस्पर्धी महत्वाकांक्षाओं वाले नेताओं को भी मैनेज करना, ये सारे दिग्गज थे। उनमें कई बाद में मुख्यमंत्री बने हैं, आप देखिए। चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़ी, संपूर्णानंद बने सीएम, सीबी गुप्ता बने सीएम, और भी लोग जो विधायक थे उनमें कई ऐसे। तो उनका कद इतना बड़ा था कि उनके कोई जो है इफ एंड बट कर सके, उनके मामले में ये हो नहीं सकता था। और बड़ा काम उन्होंने, जमींदारी उन्मूलन, आपको पता है वो दूसरे राज्यों में नहीं हो पाया, और यूपी में ये बड़ी वजह है जमींदारी उन्मूलन, जिसको उस समय राजस्व मंत्री चौधरी चरण सिंह थे, फोर फ्रंट पर वो थे। वो जीवी पंत ने बहुत एफर्ट किया उस सरकार। यूपी में आपने देखा होगा, आप बिहार में भी नक्सलवाद है, झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। इसलिए शुरू में ही हो गया था। हाँ, यूपी में एक आध जिले जो उधर बॉर्डर वाले हैं, 1-2 जिले उनमें है, इसलिए कि यहाँ थोड़ी जमीन सबको मिल गई। वो बहुत बड़ा काम, ऐतिहासिक काम है पंत जी का। तो पंत जी का ऐसा कद था कि कोई किसी की, सबकी महत्वाकांक्षाओं को वो बड़ी आसानी से मैनेज कर लेते थे। सर, इसमें किताबें पढ़ते हुए मुझे एक घटना का जिक्र मिलता है। अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल का है, लेकिन वो घटना मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी कि पीएससी, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल का एक हिस्सा है, उसमें बगावत होती है, और वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मुख्यमंत्री तो शायद उसकी वजह से बदले ही जा रहे हैं, लेकिन सेना को उतरना पड़ा था। जी, थोड़ा सा वो ऐसा है। ये पीएससी एक जो यूपी में एक फोर्स है, वो घटना है 1973 की। कमलापत त्रिपाठी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, और जैसा आपने शुरू में बताया, उत्तर प्रदेश के 3 मुख्यमंत्री हुए हैं 21 में से, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। उनमें एक पंत जी थे, एक सुचेता कृपलानी जी थी, और तीसरे त्रिपाठी जी थे। त्रिपाठी जी वाराणसी के रहने वाले थे, बड़े दिग्गज, बाद में केंद्र में रेल मंत्री बने। इनके बेटे लोकपति त्रिपाठी बाद में यूपी में, जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक मंत्री रहे। अब उनकी 4th जनरेशन इस बार जो है वो तृणमूल कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, उनके ग्रेट ग्रैंडसन भदोही से। तो त्रिपाठी जी चीफ मिनिस्टर थे, 71 में बने थे। 73 में जो है वो अप्रैल मई से इस तरह की सुगबुगाहट होने लगी थी। पीएससी का विद्रोह हो गया, कई शहरों में बहुत जो है, एक कमांडेंट को मार दिया था पीएससी के सिपाहियों ने। उनके पार्क्स और सैलरी वगैरह अलाउंसेज बढ़ाने की उनकी डिमांड हो रही थी। उनकी एसोसिएशन बन गई थी। कई शहरों में घटनाएं हुई थी, लखनऊ में बड़ी इंसिडेंट हुई थी, रामनगर में हुई थी, कानपुर में हुई थी। तो इसमें क्या हुआ, केंद्र को लगा कि ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र की उस समय इंदिरा गांधी जी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर थी। तो ये ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनको अपनी ही केंद्र सरकार ने बर्खास्त किया, और कुछ महीने गवर्नर रूल रहा, प्रेसिडेंट रूल रहा, और उसके बाद एच.एन. बहुगुणा चीफ मिनिस्टर
बनाए गए यूपी के। तो वो घटना बहुत ही ट्रेजिक पार्ट था उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री का, क्योंकि कोई फोर्स म्यूटिनी पर उतर आए, ये बहुत बड़ी बात थी ना। और जैसी अनुशासित ये फोर्सेस से उम्मीद की जाती है, वो बड़ी घटना थी प्रदेश के इतिहास में। वो बड़ी कहिए कि ट्रेजिक स्टोरी है। बट उसके बाद मुख्यमंत्री को हटना पड़ा था, मुख्यमंत्री बदले गए थे और त्रिपाठी जी फिर दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वो केंद्र की राजनीति में रहे। ये थी। अब हम लोग बातचीत तो खत्म करेंगे, बहुत से लोग रह गए हैं, बहुत से मुख्यमंत्री रह गए हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी की बात ना करें तो सही नहीं होगा। उनके चैप्टर में मैंने ये देखा कि आपने अभी बातचीत में मुझे बताया, वो चीज़ मैं मिस करा था कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में जो पॉलिटिक्स होती थी उसको एक तो रोका, धरना प्रदर्शन के वो खिलाफ थे, ये मैंने देखा। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि वो खुद किसान नेता थे तो उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किए होंगे, तमाम चीज़ें क्यों? देखिए, ये वाले जो नेता थे सब फ्रीडम मूवमेंट में जेल गए हुए नेता थे। आज़ादी के बाद कांग्रेस को पूरी तरह से बहुमत मिलता था, छुटपुट थोड़ी बहुत सीटें बाकी लोगों को मिलती थी। ये लोग आज़ादी के बाद नई व्यवस्था बन रही थी, नए सिस्टम में ये लोग काम कर रहे थे। अपोजिशन की जब पॉलिटिक्स शुरू हुई तो इनको लगता था कि ये लोग हमारे काम में बाधा बन रहे हैं। तो चौधरी चरण सिंह जी ऐसा नहीं कि कोई अलोकतांत्रिक व्यक्ति थे, लेकिन उनके हमने तमाम भाषण पढ़े असेंबली के इधर। तो वो उनका एक मत था उस समय कि जब हमको चुन करके सरकार में भेजा है 5 साल के लिए तो हमें काम करने दो। 5 साल तुम अपना 5 साल बाद की तैयारी करो चुनाव की। उनका जो मोटे तौर पर सोचना ये रहता था। लेकिन उनकी इन सब मसलों पर राय इमरजेंसी के बाद बदल गई थी, वो उन्होंने खुद ही बोला हुआ है। तो इस वजह से था वो। देखिए, जो आपने स्टूडेंट यूनियन की बात की, उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी जी ने भी कहा हुआ है, आप उनके चैप्टर में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री को परेशान करने के लिए 3 हथकंडे अपनाए जाते थे उनके विरोधियों की तरफ से। एक जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की स्ट्राइक करा दो, दूसरा जो है वो टीचर्स की स्ट्राइक करा दो, और तीसरा स्टूडेंट्स की ऑफ कोर्स ये करा दो। तो इसमें जो है चौधरी चरण सिंह जी जब दोबारा सीएम बने, पहली बार तो वो कई पार्टियों का साथ था, उनको कांग्रेस को तोड़ करके गए थे। उनके साथ 16-17 एमएलएज थे कांग्रेस के। पार्टी का नाम उन्होंने जन कांग्रेस रखा था उस समय, बाद में बदल दिया था। तो वो सरकार में 20 पार्टियां करीब थी। उसके बाद दोबारा जब उन्होंने सरकार बनाई तो वो कांग्रेस स्प्लिट के बाद कांग्रेस का जो इंदिरा गांधी ग्रुप था उसके साथ मिलके बनाई थी। तो 2 बार वो सीएम बने। दूसरी बार जब बने तो पहली बार का तजुर्बा उनका काम आ रहा था, तो उन्होंने 2 बड़े काम किए थे। एक यूपी में गुंडा एक्ट बनाया, जो बहुत इस्तेमाल होता है, हर सरकार इस्तेमाल करती है। गुंडा एक्ट का ऑर्डिनेंस उन्होंने सीएम बनते ही उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया। हालांकि वो एनेक्टमेंट उसका लेजिस्लेशन पास हुआ अगली सरकार में, जो उनकी पार्टी के सपोर्ट से चल रही थी, जो टीएन सिंह की सरकार थी, उसमें वो पास हुआ। लेकिन ऑर्डिनेंस चौधरी साहब लेके आए थे। तो ये जो आप धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, वो विरोधी शुरू में थे जरूर। वो कोर्ट के बार बार इंटरवीन करने के भी खिलाफ थे, उन्होंने अपने भाषण में कहे हुए हैं। लेकिन ये भी उन्होंने कहा हुआ है कि इमरजेंसी की हमने कल्पना नहीं की थी। इमरजेंसी के बाद उनकी राय इन सब चीज़ों पर बदल गई। अब दो मुख्यमंत्री है ना यूपी के जो प्रधानमंत्री बने, दूसरे वीपी सिंह है। वीपी जैसे चौधरी साहब का रोल है। आपको एक चीज़ और इसमें ऐड कर दूं कि 2 कानून उत्तर प्रदेश में बहुत इस्तेमाल होते हैं। गुंडा एक्ट चौधरी साहब ले आए थे, और एक वीर बहादुर सिंह बाद में चीफ मिनिस्टर हुए, वो गैंगस्टर एक्ट उन्होंने वो थे गोरखपुर के। गोरखपुर में उस समय गैंगवार खूब चल रहा था, जातियों के गिरोह थे, अलग अलग बहुतों के आप नाम जानते हैं। वो उस पृष्ठभूमि में जब वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो आने के बाद उन्होंने ये काम किया, गैंगस्टर एक्ट बनाया। दोनों उसके बाद की सब सरकारें गुंडा एक्ट भी खूब इस्तेमाल करती हैं और गैंगस्टर एक्ट भी खूब इस्तेमाल करती हैं। आजकल पुलिस एनकाउंटर की बहुत चर्चा होती है। वीपी सिंह का जिक्र इसमें आता है। वो क्या बोल रहे थे? वीपी सिंह के टाइम देखिए, वीपी सिंह का जो टेन्योर है चीफ मिनिस्टर के तौर पर, वो असल में ढक जाता है। उनका जो प्रधानमंत्री के तौर पे कार्यकाल है वो ज़्यादा वॉलेटाइल, ज़्यादा ये हो गया मंडल कमीशन की वजह से, तो उसकी चर्चा, उसकी स्टडी ज़्यादा होती। उनका जो मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल है, एनकाउंटर्स की झड़ी लगी थी उसमें। और
उस समय का ध्यान है जो इसमें हमने उद्धृत किया है कि मुलायम सिंह यादव उस समय जो अ, अ, वो भी 80 का चुनाव तो हार गए थे, बाद में एमएलसी बने थे। वो 418 एनकाउंटर्स की, फर्जी एनकाउंटर्स की एक लिस्ट लेकर दिल्ली और लखनऊ में मीडिया को घूमते फिरते थे। वीपी सिंह का जो पूरा टेन्योर है वो इतना परेशान करने वाला रहा कि वो जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने, उनको चीफ मिनिस्टर बनाने में संजय गांधी का बड़ा रोल था। उनके बनने के कुछ दिनों के बाद ही संजय गांधी की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई, आपको पता है। उसके बाद मेरठ में यहाँ बागपत के पास एक माया त्यागी कांड हो गया। वो बहुत छवि खराब हुई उनके, वो सरकार बनने के कुछ ही हफ्ते के अंदर का था। वहाँ से लेकर के एनकाउंटर मैनपुरी में एक घटना हुई जिसमें 35 के आसपास दलितों के गांव में कुछ 2-3 राजपूत लड़के वो जा कर के गोली मार दी उन्होंने। बहुत छवि खराब हुई। हालांकि बाद में वो एनकाउंटर में वो मारे गए बदमाश। इसी तरह से फूलन देवी कांड, बहमई कांड उस समय हुआ, एक के बाद एक। और मुरादाबाद का दंगा हुआ। वो पूरे कार्यकाल में ऐसा चलता रहा। 2-3 ऐसी इंसिडेंट्स इसमें ये हैं कि वो इस्तीफे की पेशकश कर देते थे और इंदिरा गांधी जी मना कर देती थी। आखिरी उनके ब्रदर जो हाई कोर्ट के जज थे, उनको डकैतों ने मार दिया। वो जा रहे थे हंटिंग पर इलाहाबाद के पास, उनका बेटा भी था माइनर, उस दोनों की हत्या हो गई। तो लगातार ये चलता रहा। उस समय बहमई कांड हो गया। उसके बाद लास्ट घटना जो होती है, दस्तमपुर गांव है कानपुर में, कानपुर देहात में है। वहाँ पर एक डकैत ने के गिरोह ने रात में आकर के अटैक कर दिया। वहाँ 10-12 लोग मारे गए। उस घटना के बाद फिर उनसे रहा नहीं गया। अगली सुबह जो है उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लिखा और राज्यपाल को भेज दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, प्रेस को जारी कर दिया। उसके बाद फिर वो इस्तीफा वापस नहीं लिया। फिर नहीं किया कि वहाँ से माना जाए। फिर इंदिरा गांधी जी ने कहा अच्छा चलो अब तुमने रिजाइन कर दिया है तो अभी राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तब तक रहो, देखते हैं। उसके बाद फिर श्रीपति मिश्रा मुख्यमंत्री बने। आखिर में अभी तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए, लोकमत के दर्शकों के लिए और इतने विस्तार से बातचीत करने के लिए। आखिर में आज के समय जब हम लोग हैं और आज की राजनीति को देखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। पहले ही मुख्यमंत्री जो बने गोविंद वल्लभ पंत जी, उनके समय का एक वाक्य आपने लिखा है, अयोध्या का चुनाव था और तुलसी बांटी गई थी। वो क्या हुआ, इस वाक्य से खत्म करेंगे अपनी बातचीत। समय जो है क्या हुआ था, वो आपको पता ही है कि पहले कांग्रेस के अंदर से ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जब अलग हो गई और उसके नेताओं ने जब रिजाइन कर दिया, अलग पार्टी बन गई, तो यहाँ नैतिकता के आधार पर एक मॉरल, अब तो नेता पार्टी छोड़ देते हैं तो भी रिजाइन नहीं करते हैं। उस समय जो सोशलिस्ट जो मेंबर थे उसमें उन्होंने रिजाइन कर दिया था, उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा था। ये उपचुनाव हुआ था। ये सब 52 के चुनाव के पहले की बात। हाँ, आज़ादी से पहले की बात है ये। आज़ादी के पहले की तो नहीं, आज़ादी के बाद की, लेकिन 52 के चुनाव, 48 लागू होने के पहले, माफ करिएगा, 48 के चुनाव की बात है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पहले। तो उसमें अब क्या है, जो भी नेता होता है उसको अब पहले तो पावर अपने हाथ में करनी होती है। तो पंत जी का बहुत कुछ स्टेक पर था, तो सारी ताकत लगा दी गई, इस तरह के सारे हथकंडे अपनाए गए। अब ये तो हर समय वो हथकंडे चलते रहे। आज मत कहिए कि आज ही सब कुछ हो रहा है, नहीं तो इतने मुख्यमंत्री बदले नहीं गए होते। और मैं खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। 2007 के बाद से स्थायी सरकारें आ रही हैं, उसके पहले बहुत बार होता रहा। अब हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि कई ऐसे नेता हुए हैं जिनको अगर 5 साल पूरा दिया गया होता तो एक बार, तो उत्तर प्रदेश की आज की जो स्थिति है उसमें कुछ बदली हुई होती। जैसे मान लीजिए संपूर्णानंद जी को तो मिला ही, 5 साल से ज़्यादा उनका टेन्योर रहा। चौधरी चरण सिंह को हमें लगता है कि एक टेन्योर पूरा मिलना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां जैसी थी उसमें वो मिल ही नहीं सकता था। सीबी गुप्ता जी को मिलना चाहिए था। सुचेता कृपलानी जी को
अगर 67 के बाद और काम करने का मौका मिलता तो शायद कुछ और बेहतर बहुगुणा को मिलना चाहिए था। हालांकि बहुगुणा जी का ऐसा कार्यकाल रहा है कि यूपी में ऑर्गेनाइज्ड बूथ कैप्चरिंग वहीं से आपको नजर आएगी। अच्छा। लेकिन अब एनडी तिवारी हैं। एनडी तिवारी ने कई इनोवेटिव काम किए यूपी में। जो नोएडा आप देख रहे हैं, नोएडा जो है वो एनडी तिवारी का कहते हैं मायावती के समय। नहीं, ये जो है इस तथ्य को जरा 76 में ये जो है नोएडा ही नहीं बनाया, एनडी तिवारी के कार्यकालों में ही अलग अलग वो बना आपका। इसी तरह की एक अथॉरिटी उन्होंने गोरखपुर में बनाई, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको गिडा कहते हैं। एक जौनपुर में बनाई गई, सिडा उसका नाम है, सतहरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सतहरिया वो जगह का नाम है। अब वो दोनों नहीं इतना चल पाई क्योंकि नोएडा जो है दिल्ली के बॉर्डर पर है, तो यहाँ इंडस्ट्रीज आई, यहाँ हाउसिंग रिवोल्यूशन हुआ, लोगों की डिमांड बढ़ी तो यहाँ आए, तो इनका विकास हुआ। लेकिन इस तरह के काम अब चंद्रभान गुप्ता का आप पढ़ेंगे तो वो कहते थे कि मेरा सपना है कि मैं उत्तर प्रदेश को उद्योगों से पाट दूं, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला। चौधरी चरण सिंह रूरल डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण भारत के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनको नहीं मिला मौका। दुर्भाग्य राहुल के साथ प्रधानमंत्री के पद पे भी मुख्यमंत्री। उसके बाद वालों में भी कल्याण सिंह 91 में आए, 91 से 92 तक वो लॉ एंड ऑर्डर में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। उन्होंने नकल रोकने के लिए बड़ा उपाय किया, एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए, लेकिन 1.5 साल बाद वो बर्खास्त हो गए। और बाद में जब उनकी सरकारें आई तो ऐसी लंगड़ी वो आई कि उनमें वो वाला दम लौट ही नहीं पाया और वो नहीं कर पाए। राजनाथ सिंह ने कुछ शुरुआत की, लेकिन 2002 का चुनाव जीतते तो शायद कुछ बेहतर होता। तो आप देखेंगे कि 2007 में जब मायावती की सरकार आई, वो 1952 से लेकर के पहली सरकार है जिसने 5 साल पूरा किया। दूसरी है जो 2012 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार ने पूरा किया। फिर योगी जी ने सबका रिकॉर्ड तोड़ा, योगी जी ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक तो 5 साल पूरा करके दोबारा कंटिन्यू करने वाले पहले चीफ मिनिस्टर, दूसरा सबसे लंबा सिंगल टेन्योर पहले संपूर्णानंद का, वो 54 में बने थे, 60 तक थे, बीच में एक चुनाव हुआ था 57 में, लेकिन टोटल पहले एक टेन्योर उनका लंबा था, वो रिकॉर्ड योगी जी ने तोड़ दिया। लॉन्गेस्ट टेन्योर अब तक का मायावती जी का था, सारा टोटल करके, वो भी योगी जी ने इस साल मार्च में तोड़ दिया। तो अब ये तो है, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि कुछ इतना रिकॉर्ड बनाए हैं योगी जी, तो कुछ यूपी बदला हुआ ग्राउंड पर दिखे, सिर्फ बुलडोजर और एनकाउंटर के आगे भी दुनिया है और वहाँ कुछ काम हो, कुछ एजुकेशन, कुछ एम्प्लॉयमेंट, कुछ बाकी चीजें, सोशल इंक्लूजन, स्वास्थ्य, बिहार यूपी की सबसे ज्यादा जरूरत है। एकदम सही कह रहे हैं, वो सब दिखाई पड़े, लोग वो देखना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, लोकमत हिंदी से इतने विस्तार से बातचीत करने के लिए। आपकी इस किताब के लिए आपको शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं कि वीडियो के बीच में ही आप इस पे अपना अगर सिग्नेचर कर देंगे तो ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने मुझे बुलाया। तो वार्तालाप का ये अंक तो यहाँ खत्म हो रहा है। सर से हमने बहुत लंबा समय लिया है। हमारी गुजारिश है इस किताब को पढ़िए, और सर से गुजारिश है कि अपने पब्लिशर से बात करके इसको हिंदी में लेकर के आइए ताकि और लोग पढ़ें। और मुझे लगता है जैसा सर ने बताया कि किताबें पढ़ते रहने का सबसे बड़ा फायदा सर ये होता है कि हमें इतिहास की चीजें पता चलती हैं और हम आज में नहीं जीते हैं, हमें लगता है पहले भी चीजें हो चुकी हैं कमोबेश, है ना। तो किताबें पढ़ते रहिए, और लोकमत हिंदी पे जो हमारा शो है वार्तालाप का, जो किताबों पे मेनली बेस्ड है, उसको भी देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।